हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अ यूट्यूब चैनल विद्यम ट्यूटोरियल्स। एंड आज इस वीडियो में मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ एक सिंगल वीडियो में अराउंड 1.5 घंटे की वीडियो होगी, जहां पर चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक यानी कि बिजनेस स्टडीज की पूरी बुक 1 जो मैनेजमेंट वाली रहने वाली है उसके वन शॉट एमसीक्यू प्रैक्टिस हर एक चैप्टर के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैंने इस वीडियो में करवाए हैं। एंड चैप्टर वाइज तुम्हें 15 ईच एमसीक्यूज मिलने वाले हैं। ये सारे के सारे एमसीक्यूज जो है मैंने इस तरीके से समझाए हैं कि नॉट जस्ट एमसीक्यूज बल्कि पूरे का पूरा चैप्टर जो है तुम्हारा यहाँ पे रिवाइज होने वाला है। मैंने एक एमसीक्यू को बहुत डिटेल में समझाया है, उसकी सारी ऑप्शंस मैंने डिटेल में समझाई हैं। तो नॉट जस्ट एमसीक्यूज बल्कि चैप्टर की रिवीजन भी काफी हद तक तुम्हारी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। एंड अगर इन एमसीक्यूज को कर लिया, आई कैन गारंटी बेटा काफी एमसीक्यूज तुम्हें इन्हीं में से रिपीटेड तुम्हारे पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। तो फटाफट से हमारे वीडियो को शुरू करने वाले हमारे पहले चैप्टर के साथ। तो बीएसटी में आपको एश्योर करना है इन द फर्स्ट प्लेस कि आपके 50 आउट ऑफ 50 एमसीक्यू सही होने चाहिए। तो इसीलिए हम फटाफट से शुरू करते हैं हमारे पहले एमसीक्यू के साथ, चैप्टर नंबर 1 के। बोलता है विच इज नॉट। देखो बहुत ध्यान से ये चीज देखते रहना जब भी वर्ड लिखा है नॉट, ठीक है, कि हमें नॉट पूछा है या पॉजिटिव सेंस में पूछा है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव 3 होते थे कि ऑर्गेनाइजेशन जो है पहले सर्वाइवल का सोचेगी, फिर वो अपने प्रॉफिट का सोचेगी, फिर वो अपने ग्रोथ का सोचेगी, लेकिन वो कहीं भी अपने एम्प्लॉइज के बारे में जो है नहीं सोचती, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट के बारे में नहीं सोचती। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में ये एक कंपनी का सोशल ऑब्जेक्टिव होता था। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में पहले 3 नहीं होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स हमारे कौन से होते हैं? सोशल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ये सोशल ऑब्जेक्टिव में आएगा। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में क्या होता है? पहले सर्वाइवल, फिर प्रॉफिट और फिर ग्रोथ। ठीक है जी। अगली चीज, एक मैनेजर जो है वो कैपिटल को उसने लिया एट 12% इंटरेस्ट वाइल द प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज 10%। यानी कि जितना कॉस्ट लगना चाहिए था उससे ज्यादा कॉस्ट ये मैनेजर लगा के आ गया। अगर कॉस्ट ज्यादा लग गई है इसका मतलब क्या है? एफिशिएंसी नहीं है, ये इफेक्टिवनेस नहीं है। इसका मतलब है कि एफिशिएंसी, सी फॉर कॉस्ट, सी एफिशिएंसी में आ रहा है तो एफिशिएंसी नहीं है। ठीक है, तो इफेक्टिव तो हो सकता है, हमें इफेक्टिव की कोई बात नहीं करी गई है। इफेक्टिव हो सकता है, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट नहीं यहाँ पे आंसर आएगा, एफिशिएंट आंसर नहीं आएगा, इनएफिशिएंट यहाँ पे मेरा आंसर आएगा। वैसे भी एक चीज मैं तुम्हें यहाँ पे दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे इनएफिशिएंट दिया है, इनएफिशिएंट का बिल्कुल उल्टा एफिशिएंट दिया है। तो हाई चांसेस होते हैं जब भी किसी क्वेश्चन में तुम्हें इस तरीके का सिनोनियम और एंटोनियम टाइप का सिचुएशन मिल रहा हो ना, जहां पे तुम्हें सिनोनियम एंटोनियम दोनों दे रखे हैं, एक आंसर मतलब एक वर्ड और एकदम उसका ऑपोजिट वर्ड, तो हाई चांसेस होते हैं कि इन्हीं सिनोनियम एंटोनियम में से ही कोई एक आंसर होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है। तो या तो ये सच होगा वरना वो सच होगा। तो हाई चांसेस होते हैं हाई बहुत बार की सिनोनिम इंटोनिम अगर दे रखे उन्हीं में से कोई एक आंसर हो। तो यहाँ पे क्योंकि कॉस्ट उसने ज्यादा लगाई है, तो अगर कॉस्ट ज्यादा है तो फिर इफेक्टिवनेस की बात नहीं होती। इफेक्टिवनेस में टी फॉर टाइम की बात हो रही होती है, टाइम की यहाँ पे कोई बात नहीं हो रही, तो इफेक्टिव वाला हम छोड़ देते हैं। एफिशिएंट नहीं है, इनएफिशिएंट वो मैनेजर हमारा है। ठीक है, अंकिता इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग चॉकलेट्स एंड बिस्किट्स बाय यूजिंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली। अगर एनवायरमेंटल फ्रेंडली है तो वो एनवायरमेंट का सोच रही है, यानी कि वो अपनी सोसाइटी का सोच रही है। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या थे हमारे? फिर से सर्वाइवल और फिर प्रॉफिट और फिर ग्रोथ। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव इसी को हम बोल रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को। इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव कोई होता नहीं है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव इसके बाद होता है जिसमें हम एम्प्लॉइज के बारे में सोचते हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव में हम सोसाइटी के बारे में, एनवायरमेंट के बारे में सोचते हैं। ठीक है, अ गुड मैनेजर वर्क्स थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। एक जो गुड मैनेजर है वो क्या प्रैक्टिस करता है? ऑफ कोर्स हमने पढ़ा है ना मैनेजमेंट में क्या होता है? प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी के ऊपर मैनेजमेंट बेस्ड होती है। क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन, जैसे मैंने बोला कि मैनेजमेंट एक आर्ट है, तो प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी के ऊपर बेस्ड होती है। इनिशिएटिव एंड इनोवेशन भी लेता है। तो फिर हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। देखो हमें देखने को मिल रहा है ये तीनों ही जो आंसर्स है, ये तीनों ही पॉजिटिव सेंस के आंसर्स है। कैन यू सी, ये तीनों ही बहुत ज्यादा पॉजिटिव सेंस के आंसर्स हैं। कई बार ये हो सकता था कि इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग गलत है, ऐसा कुछ हो सकता था, और उसमें एक नेगेटिव सेंस का आंसर हो सकता था, बट वो नहीं है। हमें तीनों पॉजिटिव सेंस के दिए, तो मतलब तीनों हाई चांसेस है कि सही होंगे। तो ऑल ऑफ दीज मेरा आंसर यहाँ पे बन के आएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट सपोर्ट्स द फैक्ट दैट मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन के बारे में पूछा है। प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन बेटा जी हमारी साइंस में होती है, मैनेजमेंट इज अ साइंस में होती है, कि साइंस में भी एक्सपेरिमेंट होता है और मैनेजमेंट में भी एक्सपेरिमेंट होता है। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन भी हमारी प्रोफेशन में नहीं होती है, ये हमारी किस में होती है? आर्ट में होती है, कि हम अपने पर्सनल तरीके से उसको जो है अप्लाई करते हैं। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, ये भी बेटा आर्ट में होती है, जो हमारी आर्ट है वो हमारी बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी होती है। मैनेजमेंट और प्रोफेशन एक सर्विस मोटिव से होता है, कि मैनेजमेंट में और प्रोफेशन में हम कोई गुड्स नहीं बेच रहे, हम कोई
गुड्स नहीं बेच रहे हम तो जी अपनी खुद की पर्सनल सर्विसेज दे रहे हैं। मैनेजमेंट में भी ऐसा होता है और प्रोफेशन में भी ऐसा होता है, तो आंसर ऑप्शन डी बनता है। मैनेजमेंट इज डैश, मैनेजमेंट इनमें से क्या है? नॉट रिक्वायर्ड इन स्मॉल बिजनेस, जी नहीं, मैनेजमेंट तो परवेसिव है, मैनेजमेंट तो हर जगह चाहिए रहती है, मैनेजमेंट तो परवेसिव है। इंडिविजुअल एक्टिविटी, जी नहीं, मैनेजमेंट इंडिविजुअल नहीं जी, मैनेजमेंट तो ग्रुप एक्टिविटी है। टैंजिबल फोर्स, जी नहीं, मैनेजमेंट टैंजिबल नहीं, मैनेजमेंट इनटैंजिबल है, मैनेजमेंट को कोई देख नहीं सकता, तो मैनेजमेंट क्या है? मल्टी डायमेंशनल है, हमें अपने लोगों को, अपने प्रोडक्शन को, अपनी एक्टिविटीज को, हर चीज को मैनेज करना रहता है, तो मैनेजमेंट एक मल्टी डायमेंशनल चीज है। तुम देखो कितने आसान हैं इसके एमसीक्यूज, तुम्हें बस जो है पूरे के पूरे चैप्टर को अच्छे से रीडिंग देनी है, तुम्हें पूरी की पूरी बुक को अच्छे से रीडिंग देनी है, अगर तुमने उतना भी कर लिया तुम बहुत आसानी से आंसर कर सकते हो। स्पेशली ये चैप्टर 1 है, तो चैप्टर 1 तो काफी ज्यादा आसान हमें पता है, बहुत ज्यादा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नॉट पे हमेशा ध्यान रखना है। फंक्शन ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट, देखो मैंने ये चीज बार बार तुम्हें समझाई है, जब भी मिडिल लेवल की बात आएगी, जब भी मिडिल लेवल की बात आएगी तो मतलब किसी ना किसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड बात हो रही होती है। जब भी लोअर लेवल की बात आती है तो डेफिनेटली वहां पे जो है वर्क फोर्स की बात हो रही होती है, ठीक है, वहां पे सुपरविजन लेवल की बात हो रही होती है, ठीक है, वहां पे वर्क फ्लोर लेवल की बात हो रही है, शॉप फ्लोर लेवल की बात हो रही है, ठीक है। जब भी टॉप लेवल की बात आती है तो वहां पे सीईओज, डायरेक्टर्स, चीफ पोजीशंस, वहां पे प्लानिंग, इन बिजनेस एनवायरनमेंट, इन चीजों की बात होती है टॉप लेवल पे, ठीक है। तो मिडिल लेवल का इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है? जहां पे भी खुद का डिपार्टमेंट है वो मिडिल लेवल का फंक्शन है, ठीक है, जहां पे भी खुद का डिपार्टमेंट है वो मिडिल लेवल का फंक्शन है। इंटरप्रेटिंग द पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय टॉप मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट में जो भी पॉलिसीज बनाई उसको इंटरप्रेट भी मिडिल लेवल वाले करते हैं। तो पहला चीज मैंने क्या बोला, जहां पे भी अपने खुद के डिपार्टमेंट की बात हो रही है वो मिडिल लेवल है, जहां पे भी खुद के डिपार्टमेंट की बात हो रही है वो मिडिल लेवल है। और टॉप लेवल की पॉलिसीज को कौन इंटरप्रेट करता है? वो भी इंटरप्रेट करता है हमारा जी मिडिल लेवल। तो हमारे पास आंसर क्या बचता है? एनालाइजिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट। और ये कौन करता है? बिजनेस एनवायरनमेंट का एनालाइज कौन करता है? टॉप मैनेजमेंट करती है। और उसका इंप्लीमेंटेशन क्या होगा सर्वाइवल पे? ये सब मिडिल लेवल नहीं सोचेगा, ये सब टॉप लेवल सोचेगा कि बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, उसकी वजह से कंपनी कैसे सर्वाइव करेगी। प्लानिंग, पॉलिसी फॉर्मेशन टॉप लेवल का काम है। मिडिल लेवल का काम है अपने डिपार्टमेंट्स को देखना और टॉप लेवल ने जो पॉलिसीज बनाई है उनको इंटरप्रेट करना, ठीक है जी। चलो, द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट रिलेटेड टू द ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज टू बी कैरिड आउट इनटू डिपार्टमेंट्स एंड क्रिएटिंग मैनेजमेंट हायरार्की। हमने क्या बोला, कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है? पहली चीज तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कौन से होते हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इन सबको क्या बोला जाता है? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट बोला जाता है। तो पक्का इनमें से किसी एक की बात हो रही है। कौन सा फंक्शन है जो डिपार्टमेंट बनाता है, सभी एक्टिविटीज को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करता है? क्या प्लानिंग होता है? क्या प्लानिंग में हम हर एक एक्टिविटी को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं? जी नहीं, ये सारे काम हम किस में करते हैं? डायरेक्टिंग में करते हैं? नहीं, डायरेक्टिंग में तो हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे एम्प्लॉइज होते हैं, जितनी भी हमारी वर्कफोर्स होती है, मैनेजर्स होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं, उन सबको डायरेक्शन देते हैं, उन सबको बताते हैं कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। कंट्रोलिंग में करते हैं कि ये सब, कंट्रोलिंग में हम ये करते हैं कि तुमने जो भी काम कर लिया हम उस काम को चेक करेंगे, क्या ये काम सही है, क्या ये काम गलत है। कंट्रोलिंग में हम ये चीज कर रहे होते हैं। तो क्या ये प्लानिंग है? प्लानिंग में तो हम प्लानिंग कर रहे होते हैं। हमारा यहाँ पे आंसर क्या बचता है? ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करते हैं कि जो हमने प्लान बना लिया, इन प्लान के बेसिस पे जितना भी टोटल काम है उसको ग्रुप कर देते हैं इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, इनटू डिफरेंट हेड्स, डिफरेंट एक्टिविटीज, ठीक है। तो आंसर होगा ऑर्गेनाइजिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव नो रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन अवेलेबल, जिसकी कोई प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। यानी कि इन सब में से कौन सी ऐसी चीज है जो एक प्रोफेशन नहीं है? क्योंकि एक प्रोफेशन बनने के लिए एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन तो होनी जरूरी है ना बाबा। तो वो क्या होगी? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज नॉट अ प्रोफेशन। टेक्निकली तुम चारों ऑप्शंस को देखो, चारों ऑप्शंस में से तो तुम समझ आएगा। तुमने एक ही ऑप्शन के बारे में पढ़ा है, तुमने मेडिकल के बारे में कुछ पढ़ा है, लॉ के बारे में, अकाउंटेंसी के बारे में कुछ पढ़ा है? नहीं पढ़ा, तो आंसर हो ही नहीं सकता, ठीक है। दो तीन चीजें जिससे तुम बहुत जल्दी देख सकते हो कि मेरा आंसर क्या होगा। तुमने जो चीजें पढ़ी ही नहीं है, अगर वो चीजें तुम्हारे किसी भी एक एमसीक्यू में है तो डेफिनेटली वो आंसर नहीं हो सकती। तुम्हारे इतना भी कोई आउट ऑफ सिलेबस नहीं आ जाएगा कि बीएसटी में मेडिकल का, लॉ का कुछ पूछ लिया जाए। तो जो भी चीजें तुमने पढ़ी हैं उसी में से आंसर आएगा। तुम्हारे को अगर क्लियरली दिख रहा है कि अरे इस ऑप्शन के बारे में तो मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो मेरा आंसर एक ही होगा, मैनेजमेंट। और वैसे भी मेडिकल की, सीए की, लॉ की, सबकी अपनी खुद की प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। बार काउंसिल, मेडिकल काउंसिल, आईसीआई, सबकी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, मैनेजमेंट की नहीं है। दैट इज व्हाई मैनेजमेंट इज नॉट अ प्रोफेशन, ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट? जहां पे भी डिपार्टमेंट का नाम आया तो वो मिडिल लेवल है, जहां पे भी डिपार्टमेंट का नाम आया तो वो मिडिल लेवल है। हो गई बात खत्म, ठीक है। जहां पे भी एक्चुअल वर्क फोर्स का नाम आया वो लोअर लेवल है, तो आंसर एक ही बचा, दैट इज ऑप्शन डी। तो जहां पे भी डिपार्टमेंट का नाम आएगा वो मिडिल लेवल होगा, जहां पे भी एक्चुअल वर्क फोर्स का नाम आएगा वो लोअर लेवल होने वाला है। और मेरा आंसर एक ही यहाँ पे निकल के आता है, ऑप्शन नंबर डी। आई डोंट इवन नीड टू रीड ऑल द ऑप्शंस, मुझे पता है डिपार्टमेंट देखते ही मिडिल लेवल, काम खत्म। चलो जी,
वो विच आउट ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन कॉल्ड द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। एसेंस ऑफ मैनेजमेंट किसको बोला गया था भैया जी? एसेंस ऑफ मैनेजमेंट डेफिनेशन में आता है किसकी? कोऑर्डिनेशन की। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं करोगे तो मैनेजमेंट भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। ऑल द मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आर बेस्ड ऑन द सेम सेट ऑफ प्रिंसिपल्स। कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उन्हीं प्रिंसिपल्स के बेसिस पे हमने मैनेजमेंट की सारी प्रैक्टिसेस बनाई है। उन्हीं प्रिंसिपल के बेसिस पे हम डिस्टिंग्विश करते हैं सक्सेसफुल मैनेजर को लेस सक्सेसफुल मैनेजर से, ठीक है, बाय द एबिलिटी टू पुट द प्रिंसिपल्स इनटू प्रैक्टिस, कि तुम प्रिंसिपल्स को कितने अच्छे से प्रैक्टिस में पुट अप कर सकते हो, ठीक है। तो हमें कहना क्या है कि हमारे पास बहुत सारे सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं, लेकिन तुम उन प्रिंसिपल्स को कैसे रियल में, एक्चुअल लाइफ में यू कैन पुट इट इनटू प्रैक्टिस, उससे हमें समझ आता है कि कौन सा मैनेजर सक्सेसफुल है, कौन सा मैनेजर सक्सेसफुल नहीं है। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? टेक्निकली प्रोफेशन की तो बात हो ही नहीं रही है, ठीक है। तुम अपनी बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी क्या काम कर रहे हो, ये हमें किसने बोला था? मैनेजमेंट एज एन आर्ट ने बोला था। देखो दोनों नहीं हो सकता, या तो आर्ट होगा या तो साइंस होगा या तो प्रोफेशन होगा, ठीक है। प्रोफेशन नहीं हो सकता, दोनों नहीं हो सकता, दो चीजें बची, आर्ट और साइंस। साइंस में हमें क्या बोला गया था कि हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी होती है, प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है ना। लेकिन आर्ट में हमें बोला गया था कि इट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, इट इज बेस्ड ऑन पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी के ऊपर बेस्ड है, ऑल दो प्रिंसिपल्स हैं, बट स्टिल क्या डिस्टिंग्विश करता है सक्सेसफुल मैनेजर को लेस सक्सेसफुल वाले से? वो है हमारी प्रैक्टिस, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, विच इज मैनेजमेंट एज एन आर्ट, ठीक है। मैनेजमेंट फॉलोज अ सीरीज ऑफ कंटिन्यूअस इंटर रिलेटेड फंक्शंस। मैनेजमेंट क्या कर रही है? कंटिन्यूअसली इंटर रिलेटेड फंक्शंस की सीरीज है। मतलब मैनेजमेंट क्या है? क्या टेस्ट है, एक्सपेरिमेंट है, सीरीज है? देखो टेस्ट और सीरीज के बारे में तो तुम कुछ भी नहीं पढ़ते हो, एक्सपेरिमेंट के बारे में चलो थोड़ा सा हमने ऊपर पढ़ा साइंस में, लेकिन इन दोनों के बारे में तो नहीं पढ़ते हो। ये तो आउट ऑफ द सिलेबस से वर्ड लग रहे हैं, है ना। ऐसे थोड़ी डिक्शनरी में से कुछ भी उठा के डाल दोगे, ऐसे थोड़ी होता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा मेरे पास? मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। प्रोसेस का ही मतलब होता है कि कंटिन्यूअस इंटर रिलेटेड फंक्शंस है, ठीक है जी। इफेक्टिवनेस में हमारे पास क्या आता है? इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस। एफिशिएंसी में टी नहीं आ रहा, देखो मैं एफिशिएंसी इसीलिए बुलवाती हूँ हमेशा, मैं एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बुलवाती हूँ। एफिशिएंसी में क्या है? टी नहीं आता, सी फॉर कॉस्ट आता है। इफेक्टिव में टी आता है तो टी इज फॉर टाइम। तो इफेक्टिवनेस में हमें क्या हो रहा है? गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल इफेक्टिवली एफिशिएंटली। अरे ये तो मैनेजमेंट है भाई, ये तो मैनेजमेंट की डेफिनेशन है, ये क्यों लिख दिया? डूइंग द टास्क विद मिनिमम कॉस्ट। अरे कॉस्ट की तो बात ही नहीं हो रही, वो तो एफिशिएंसी में होती है, हमें तो इफेक्टिवनेस में पूछा है। तो इफेक्टिवनेस में मेरा एक ही आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ओनली ए विल बी माय करेक्ट आंसर, ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्रोफेशन। प्रोफेशन की कैरेक्टरिस्टिक इनमें से कौन सी नहीं है? क्या रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है प्रोफेशन में? प्रोफेशन की पूछी है, ध्यान रखो, मैनेजमेंट की नहीं पूछी है। प्रोफेशन में रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है कि जब तक तुम लाइसेंस नहीं ले लेते और बॉडी से, प्रोफेशनल बॉडी से, तुम्हें प्रोफेशन में एंट्री नहीं मिलती। पर मैनेजमेंट में ऐसा नहीं होता, विच इज वाई मैनेजमेंट एक प्रोफेशन नहीं है। लेकिन प्रोफेशन में तो रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है। सर्विस मोटिव होता है, ठीक है। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। डॉक्टर्स भी पढ़ाई करके डॉक्टर बनते हैं, सीए भी, ठीक है। तो वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज भी होता है। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी होता है? जी नहीं, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी नहीं होता है। एक प्रोफेशन में तुम्हें पढ़ाई करनी है, पेपर देना है, पेपर दे दिया, तुम्हें लाइसेंस मिल जाएगा, तुम डॉक्टर, सीए, लॉयर बन जाओगे, ठीक है। तो बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होने वाला है? हमारा आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है जी। चलो यहां तक वी हैव डन 15 एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर नंबर 1। अब हम आगे करते हैं 15 एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे देखो क्या बोलता है, विच स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क के बारे में कौन सा ऑप्शन इनमें से बात कर रहा है? डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब होता है पूरे काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना, जिसकी वजह से क्या होती थी? स्पेशलाइजेशन हमें देखने को मिलती थी कि हर बंदा अपना ही काम करेगा, बार बार करेगा, तो उसमें स्पेशलाइज हो जाएगा। वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क, सही बात है। डिपार्टमेंट शुड बी डिवाइडेड, अरे नहीं, डिपार्टमेंट को नहीं भैया जी, काम को डिवाइड करना था। रिसोर्सेज शुड बी डिवाइड, अरे नहीं, रिसोर्सेज को भी डिवाइड नहीं करना था। लेबर शुड बी डिवाइडेड, लेबर को भी डिवाइड नहीं करना था। हमें डिवाइड किसको करना था? काम को, कि हर एक काम, देखो बहुत क्लियरली तुम्हें यहाँ से समझ आ रहा है। लेट्स से तुम्हें ये नहीं पता क्या है, ठीक है। लेट्स अज्यूम कि एक बच्चा है जिसको पता ही नहीं कि डिवीजन ऑफ इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, उसको पता ही नहीं है कौन सा क्या होना चाहिए।
तुम बेसिक इंग्लिश की मदद से बहुत सारे एमसीक्यू सही कर सकते हो, बेसिक इंग्लिश की मदद से। तुम यहाँ पे देखो ना, तुम्हारे क्वेश्चन में एक वर्ड दिया हुआ है, दैट इज डिवीजन ऑफ वर्क। तुम्हारे क्वेश्चन में वर्ड दिया हुआ है डिवीजन, तो डिवीजन तो होगी, डिवीजन तो सब में ही दे रखा है, तो इससे हमें कुछ मदद नहीं हो रही। किसकी? वर्क की। तो तुम देखो ना कितना क्लियर इंग्लिश है यार, किसको डिवीजन करना है? सिर्फ वर्क को डिवीजन करना है, समझ रहे हो? तो इवन इफ तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं आता, तुम कुछ एक ट्रिक्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैं साथ साथ बताती रहती हूँ, जैसे कि अभी मैंने बताया कि बेसिक इंग्लिश के बेसिस पे देखो, एक ट्रिक मैंने बताई कि कुछ एक ऐसे ऑप्शन होंगे जो तुम्हारे को तुमने कहीं पढ़े ही नहीं होंगे तुम्हारे सिलेबस में, और फिर भी वो किसी एक ऑप्शन में डाल दिए गए होंगे। कुछ ऐसे वर्ड्स हो सकते हैं जो तुमने नहीं पढ़े होंगे, फिर भी किसी ऑप्शन में दिख जाएंगे, तो तुम उनको क्लियरली जो है साइडलाइन कर दो कि ये मेरा आंसर हो ही नहीं सकता क्योंकि मैंने सिलेबस में पढ़ा ही नहीं है। तीसरी चीज जो मैंने अभी तुम्हें बताई थी कि कई बार सिनोनिम एंटोनियम दो चीजें दे रखी होती है दो ऑप्शंस में, तो टेक्निकली उन दोनों में से कोई एक ही आंसर होता है। काफी बार ऐसे होता है, नॉट ऑलवेज बट अ लॉट ऑफ टाइम्स हमें देखने को मिलता है कि सिनोनिम एंटोनियम दोनों दे रखा है, तो दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा, तो हाई चांसेस है उन दोनों में से कोई एक सही आंसर होता है। ठीक है, तो जो भी मैं टिप्स एंड ट्रिक्स साथ साथ बताती हूँ, प्लीज उनको साथ साथ नोट डाउन कर लिया करो, ताकि इन्हीं टिप्स एंड ट्रिक्स के बेसिस पे तुम एमसीक्यू सॉल्व करो, और इन्हीं टिप्स एंड ट्रिक्स के बेसिस पे जो कोई एक आध क्वेश्चन तुम्हारा फंसेगा, ठीक है, क्योंकि मेजॉरिटी क्वेश्चन हो जाएंगे, 50 में से 40 to 45 क्वेश्चन हर बच्चा सॉल्व कर लेगा। जो बचे हुए 3 4 5 क्वेश्चन है ना बेटा, वहां पे असली लड़ाई होगी, और उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ये टिप्स एंड ट्रिक्स तुम्हें लगने वाली हैं। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द टेक्निक ऑफ फंक्शनल फोरमैनशिप, फंक्शनल फोरमैनशिप में क्या हुआ था जी, टेलर ने बोला था कि 4 लोग प्लानिंग के अंडर होने वाले हैं, 4 लोग हमारे प्रोडक्शन के अंडर होने वाले हैं। ठीक है, हमने पूरे लोअर लेवल मैनेजमेंट को टोटल 8 फोरमैन्स में डिवाइड किया था। तो प्लानिंग के अंडर कौन कौन से होने वाले थे, प्लानिंग के अंदर कौन कौन से होने वाले थे, इन चारों में से हमें देखना है। डिसिप्लिनेरियन, ठीक है, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, रूट क्लर्क, ठीक है, ये सही लग रहा है। स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर। देखो जब भी हम प्रोडक्शन में बात करेंगे तो उसमें बॉस होंगे सारे के सारे। जब भी मैं प्लानिंग की बात करूंगी, क्योंकि मुझे प्लानिंग पूछा है, तो प्लानिंग में सारे के सारे क्लर्क बैठे होंगे जो प्लानिंग कर रहे होंगे। प्रोडक्शन में सारे के सारे बॉस होंगे, तो बॉस वाला आंसर नहीं हो सकता। वैसे तो मुझे मेरा आंसर मिल ही गया है कि आंसर ए होगा, क्योंकि इसमें चारों की चारों जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पे इंस्पेक्टर आ गया, ये इंस्पेक्टर नहीं हो सकता, यहाँ पे बॉस आ गया, ये भी नहीं हो सकता, तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए मेरा करेक्ट है, तो ऑप्शन ए इज द ओनली मेरा आंसर। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, इनमें से क्या नहीं हो सकते, कैन नॉट बी। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डिफाइन तो हो सकते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पार्ट ऑफ बिजनेस नहीं है, पार्ट ऑफ बिजनेस तो है, हर जगह अप्लाई नहीं हो सकते, हर जगह अप्लाई भी हो सकते हैं। टेस्टेड इन लेबोरेटरी, अरे भैया कोई केमिकल थोड़ी है कि लेबोरेटरी में टेस्ट हो जाएगा, कोई केमिकल थोड़ी है, साइंस है जो लेबोरेटरी में टेस्ट हो सकती है, पर जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो टेस्ट तो हो सकता है, एक्सपेरिमेंट भी हो सकता है, पर लैबोरेटरीज में नहीं, वो बिजनेस में जाके एक्चुअल जगह पे जाके हो सकता है, लैबोरेटरीज में नहीं, केमिकल्स थोड़ी है। सो आंसर इज ऑप्शन सी। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन गिव्स मोर स्ट्रेंथ टू द रिसर्च वर्क, इन सब में से रिसर्च के ऊपर जो है सबसे ज्यादा किसने स्ट्रेंथ दिया, प्रिंसिपल्स ने, लेवल्स ने, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट ने। सो इसका आंसर हमारे पास क्या है कि जो हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है उन्होंने सबसे ज्यादा रिसर्च के ऊपर फोकस किया था। देखो जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट उसमें रिसर्च कुछ नहीं करी, हमें समझ आ गया 4-5 फंक्शन होने चाहिए, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट भी हमें ऐसे समझ आ गया, पर जो प्रिंसिपल्स है वो बहुत ही ज्यादा रिसर्च के बाद एंड बहुत ही ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स के बाद बनाए गए हैं जो भी प्रिंसिपल्स हैं। तो आंसर क्या होगा, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एनविसेजेस दैट ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग सेम ऑब्जेक्टिव मस्ट हैव वन हेड एंड वन प्लान। कह रहे हैं कि कौन सा ऐसा प्रिंसिपल होना चाहिए जिसमें हमने बोला कि हर चीज के लिए एक हेड और एक ही प्लान होना चाहिए, तो क्या वो डिवीजन ऑफ वर्क होगा? डिवीजन ऑफ वर्क में तो काम को डिवाइड करने की बात होती है, वन हेड वन प्लान की तो बात ही नहीं होती। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम बोलते हैं कि जितनी भी तुम्हारी पावर है वो तुम्हारी ड्यूटी के बराबर होनी चाहिए, फिर से वन हेड वन प्लान की तो बात ही नहीं होती। यूनिटी ऑफ कमांड में बोलते हैं कि वन एम्प्लॉय के ऊपर वन ही मैनेजर होना चाहिए, वहां पे प्लान की बात नहीं होती, वहां पे सिर्फ ये बात होती है कि एक लेबर एक एम्प्लॉय के ऊपर एक मैनेजर एट अ टाइम होना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या होगा, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, जिसमें हम बोलते हैं कि पूरी कंपनी जिसका एक पूरा बिजनेस जिसका सेम ऑब्जेक्टिव है उन सबके लिए एक ही हेड होना चाहिए और एक ही प्लान होना चाहिए। ठीक है जी। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फटीग स्टडी, फटीग स्टडी का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है, टू एलिमिनेट टायरिंग मूवमेंट्स ऑफ द वर्कर्स। देखो एलिमिनेट टायरिंग मूवमेंट्स, इसके लिए हम जो है मोशन स्टडी करते हैं। जब भी मैं मूवमेंट्स को एलिमिनेट करने की बात कर रही हूँ तो मैं फटीग स्टडी नहीं करती हूँ, मैं वहां पे मोशन स्टडी करूंगी कि किस मूवमेंट को मैं ऑल टुगेदर एलिमिनेट कर दूं, मैं मोशन स्टडी करूंगी, फटीग स्टडी नहीं करूंगी। टू डिसाइड द नंबर, ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रेक इंटरवल, ये बिल्कुल सही है। फटीग जब भी मुझे थकान होगी, जब भी
मेरे एम्प्लॉयज को थकान होगी तो मैं देखूंगी कितने टाइम बाद, कितनी देर के लिए और कितनी बार मुझे उनको जो है रेस्ट इंटरवल या उनको ब्रेक देना चाहिए, ताकि जो उनकी थकान है वो उतर जाए और वो फुल एफिशिएंसी से काम कर सके। सो ऑप्शन 2 मेरा सही है। टू डिफरेंट ऑल ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, तो एक ही ऑप्शन बचना चाहिए क्योंकि ऑप्शन 2 तो सही है। टू डिफरेंशिएट प्रोडक्टिव एंड नॉन प्रोडक्टिव मूवमेंट ऑफ वर्कर्स, जी नहीं, प्रोडक्टिव नॉन प्रोडक्टिव मूवमेंट्स के लिए भी हमने जो है मोशन स्टडी किया था, फटीग स्टडी नहीं किया था, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ऑप्शन 2 सही है, तो ये मेरा आंसर करेक्ट बन जाएगा, ठीक है जी। आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ मैनेजमेंट एज अ साइंस, हमने क्या बोला कि मैनेजमेंट एज अ साइंस के बारे में हमें पता करना है। व्हेन द प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, हमने क्या बोला कि हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं वो एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हमें बताते हैं, ठीक है। हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में हमने एक चीज पढ़ी थी उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में कि हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं वो क्योंकि साइंस के ऊपर बेस्ड होते हैं इसलिए वो हमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन बताते हैं। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन मतलब कि अगर कोई चीज हुई, हमें प्रिंसिपल्स बता देंगे कि ये चीज क्यों हुई, किस वजह से ये पर्टिकुलर घटना घटी, किस वजह से ये पर्टिकुलर चीज हुई, ये हमें बता देते हैं हमारे प्रिंसिपल्स। कैसे बता देते हैं, क्योंकि उनका एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। हमने प्रिंसिपल्स की पढ़ाई करी, हमने प्रिंसिपल्स को पढ़ा और देखा कि ऐसे ऐसे प्रिंसिपल्स ने हमें करने को बोला है। अगर हमने वो चीज करी तो उस सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज की वजह से हमें उसमें बॉडी ऑफ नॉलेज में लिखा हुआ है कि अगर ये हुआ है वो इस वजह से हुआ होगा क्योंकि तुमने ये किया होगा। तो कॉज एंड इफेक्ट हमें कौन एस्टैब्लिश करके बताता है, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। यूनिवर्सल वैलिडिटी का कोई लेना देना नहीं है, एग्जिस्टेंस ऑफ बेस्ड ऑन एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज के ऊपर बेस्ड नहीं है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज के ऊपर वो बेस्ड है। प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी से भी वो चीज नहीं पता हमें चल रही, बॉडी ऑफ नॉलेज की वजह से वो चीज जो है हमें पता चल रही है, ठीक है जी। चलो अगली चीज मेरे पास आती है, विच प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है दैट एम्स एट सिक्योरिंग द लॉयल्टी एंड डिवोशन ऑफ द एम्प्लॉइज बाय गिविंग देम काइंड, फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट। देखो अब सोच के देखो कितना ज्यादा मतलब आसान क्वेश्चन है कि जितने भी एम्प्लॉइज हैं उन सबको हमें जो है फेयर, जस्ट, सेम टू सेम ट्रीटमेंट देना है। तो इसका कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, इक्विटी। इक्विटी मतलब इक्वालिटी, कि हमें जो है जितने भी मेरे एम्प्लॉइज हैं सबको इक्वल सेम टू सेम ट्रीटमेंट देना है, मुझे ये ध्यान में रखना है। तो इक्वालिटी हमें जो है ये लानी पड़ेगी, ये चीज हमें यहाँ पे बोली हुई है कि काइंड, फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट सारे एम्प्लॉइज को देना है, ठीक है। वाई डिड FW टेलर प्रपोज 8 स्पेशलिस्ट अंडर द फंक्शनल फोरमैनशिप। तो फंक्शनल फोरमैनशिप की देखो बेटा टेक्निक थी FW टेलर की, जिसके अंदर उसने 8 स्पेशलिस्ट बोले थे। ये यूनिटी ऑफ कमांड के अगेंस्ट थी। इसमें FW टेलर ने बोला था कि हर एक लेबर के ऊपर 8 लोग होने चाहिए, 4 प्लानिंग में, 4 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। उसने ऐसा क्यों किया? बिकॉज ऑल द क्वालिटीज, जैसे कि ये सारी क्वालिटीज कुड नॉट बी फाउंड इन अ सिंगल पर्सन। बहुत ऑब्वियस बात नहीं लग रही तुम्हें? तुमने बहुत सारे लोगों को रखा, क्यों रखा? क्योंकि एक अकेला बंदा काम नहीं कर सकता था। ऑब्वियस नहीं हो गया ये तो, है ना? बहुत आसान चीज हो गई, तो ये तो सही आंसर बनता है। बिकॉज द नंबर ऑफ फोरमैन इन अ फैक्ट्री सेटअप इज वेरी लार्ज। अरे भाई उसने तो लार्ज खुद बनाए हैं, पहले से लार्ज नहीं थे, उसने बनाए हैं। पहले तो 1-2 ही थे, उसने टोटल 8 बनाए हैं। बिकॉज द नंबर ऑफ वर्कर्स इज वेरी लार्ज। तो नंबर ऑफ वर्कर्स अगर लार्ज हैं तो उनके ऊपर तुम अलग अलग टाइप के लोग थोड़ी रखोगे, उनके ऊपर तुम सेम टाइप के 4 मैनेजर रख सकते हो। तुमने उनके ऊपर 8 अलग अलग टाइप के मैनेजर्स रख दिए, ये तो सही सोल्यूशन नहीं लग रहा है। तो ये भी गलत है, ये भी ऑल ऑफ दीज तो हो ही नहीं सकता। तो एक ही ऑप्शन है कि हमारा जो फंक्शनल फोरमैनशिप के अंदर FW टेलर ने क्या किया था, जो लेबर थी, लेबर के ऊपर 8 अलग अलग टाइप ऑफ मैनेजर्स रखे थे। आई एम नॉट सेइंग कि सेम टाइप के 8 मैनेजर रखे थे, नहीं, ऐसे 8 लोग अलग अलग आप एक तरीके से मान सकते हो डिपार्टमेंट बना दिए। समझ रहे हो? 8 अलग अलग एक तरीके से डिपार्टमेंट बना दिए, ठीक है। ऐसा नहीं एक तो ये हो सकता है कि 8 BST के टीचर है, नहीं, 8 अलग अलग टीचर है, अलग अलग सब्जेक्ट्स के 8 टीचर है। समझ रहे हो? एक अकाउंट्स का, एक BST का, एक इको का, एक किसी और चीज का। तो वो उसने किया, क्यों किया? क्योंकि एक बंदा सब कुछ पढ़ा नहीं सकता था, इसलिए किया, ठीक है जी। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत लार्ज होते तो हम BST के 8 टीचर रखते, हमने वो नहीं किया, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1। चलो, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल वर गिवन बाय। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल का क्या मतलब है कि तुम फैक्ट्री के बारे में नहीं सोच रहे हो, तुम जो है अपना क्या कहते हैं ऑफिस सेटअप के बारे में सोच रहे हो। अब तुम फिर से देखो, तुम्हें WW टेलर की कोई बात नहीं करी गई, तुम्हें मैस्लो की कोई बात नहीं करी गई, या तो फ्योल होगा या तो टेलर होगा। टेलर ने जो है तुम्हें फैक्ट्री सेटअप के लिए बोला था कि फैक्ट्री में जो है जहां पे तुम प्रोडक्शन करते हो वहां पे जो तुम्हारी लेबर होती है उनसे तुम्हें कैसे काम करवाना है, उनको कैसे मैनेज करना है। FW टेलर ने इस चीज की बात करी थी। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब
आपके ऑफिस वर्क के लिए तुम्हें जो मैनेजमेंट बताई गई थी वो किसने बताई थी? हेनरी फ्योल के 14 जो प्रिंसिपल्स थे, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, डिवीजन ऑफ वर्क, उनमें हेनरी फ्योल ने तुम्हें बताई थी। तो आंसर हेनरी फ्योल होगा। व्हाई डिड टेलर इंट्रोड्यूस डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम? उसने डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम जो है क्यों फाइंड आउट किया, उसने क्यों लाया डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम? टू डिफरेंशिएट बिटवीन एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर्स, सही बात है। टू रिवॉर्ड द एफिशिएंट वर्कर्स, ये भी सही बात है। लेकिन दोनों सही कैसे हो सकते हैं भाई? देखते हैं, कुछ तो होगा। बोथ, हाँ अब ये सही लग रहा है। टू डिफरेंशिएट बिटवीन एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर्स एंड टू रिवॉर्ड द एफिशिएंट वर्कर्स, ये सही लग रहा है। टू पनिश द इनएफिशिएंट वर्कर्स, नहीं, उसने कोई पनिशमेंट नहीं दी थी। देखो डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम के अंदर एफडब्ल्यू टेलर ने क्या किया था? एफडब्ल्यू टेलर ने बोला था अगर तुम ज्यादा काम करोगे तुम्हें ज्यादा पैसा मिलेगा, तुम कम काम करोगे तो कम पैसा मिलेगा। अब दिस इज नॉट अ पनिशमेंट, तुमने कम काम किया कम पैसा मिला, पनिशमेंट नहीं है। तुम्हें कोई ऐसा नहीं कि तुम्हारे पैसे काट लिए, तुम्हें कोई फीस चार्ज कर दी, नहीं, तुमने कम काम किया कम पैसा कमाया, इट्स नॉट अ पनिशमेंट, इट इज अ रिवॉर्ड कि तुमने ज्यादा काम किया तो मतलब तुम्हें ज्यादा पैसा मिला है। तो उसने रिवॉर्ड भी किया एफिशिएंट वर्कर्स को, और उसने डिफरेंशिएट भी किया कि जो कम काम कर रहा था वो इनएफिशिएंट हो गया, जो ज्यादा काम कर रहा था वो एफिशिएंट हो गया, तो दोनों के बीच में डिवीजन हो गई ना, तो उसने डिफरेंशिएट भी किया और रिवॉर्ड भी किया। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो मेरा करेक्ट आंसर यहाँ पे बनना चाहिए। ठीक है जी, अगली चीज में बस देखते हैं हम आज के विद स्टडी ऑफ द टेलर। अब टेलर ने बहुत सारी स्टडीज करी थी, हमें ये सारी की सारी स्टडीज के बारे में पता ही है। कौन सी स्टडी थी जिससे वो एलिमिनेट करना चाहता था अननेसेसरी मूवमेंट्स को टू इंश्योर टाइमली कंप्लीशन ऑफ वर्क? तो कौन सी ऐसी थी जिसमें अननेसेसरी मूवमेंट्स को एलिमिनेट करना था? क्या वो मेथड स्टडी थी? मेथड स्टडी में टेलर ने बोला था वन बेस्ट मेथड तुम ढूंढो हर काम को करने का, और उसी मेथड से हर काम करो। तो ये नहीं हो सकता। फटीग स्टडी में उसने बोला था कि देखो कब मेरा एम्प्लॉय थकता है और कब मुझे उसको रेस्ट इंटरवल देने हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। टाइम स्टडी में उसने बोला था कि तुम स्टॉप वॉच को यूज करो और स्टॉप वॉच को यूज करके देखो किस चीज को करने के लिए कितना टाइम लगेगा, ताकि उस बेसिस पे हम डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम बना सके। तो मोशन स्टडी में उसने बोला था कि तुम अननेसेसरी मूवमेंट्स को जो है एलिमिनेट कर सकते हो। जब भी तुम उनकी मूवमेंट्स को चेक करोगे कि पहले वो एक मूवमेंट करता है, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, मुझे समझ आई कि ये दोनों मूवमेंट्स अननेसेसरी है तो मैं इसको एलिमिनेट कर दूंगी। तो मोशन स्टडी में वो उसने किया था। लाइफ टाइम ऑफ एफडब्ल्यू टेलर, अब हमारे एफडब्ल्यू टेलर जी कब पैदा हुए, सिमिलरली हमारे हेनरी फ्योल जी कब पैदा हुए कब पैदा नहीं हुए, हमें इसके बारे में पूछा गया है। तो ये तो तुम्हें याद ही करना पड़ेगा, मैं इसमें कुछ समझा भी नहीं सकती हूँ। एफडब्ल्यू टेलर का 56 टू 1915 था और हेनरी फ्योल का 1841 से लेकर 1925 तक लाइफ टाइम जो था। ठीक है, चलो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स डिफर फ्रॉम प्योर साइंस प्रिंसिपल्स बिकॉज मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर, कहते जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं वो प्योर साइंस के प्रिंसिपल से जो है थोड़े से वेरी करते हैं, डिफर करते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? इसीलिए ना, तुम्हें पता है जो हमारी मैनेजमेंट है क्या वो साइंस है? यस, वो साइंस है, लेकिन कौन सी साइंस है? मैनेजमेंट एक एग्जैक्ट साइंस नहीं है। मैनेजमेंट क्या है? एक अप्लाइड साइंस है। क्यों है? क्योंकि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो प्योर साइंस के प्रिंसिपल से थोड़ा सा वेरी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो सिचुएशन बाउंड हैं, हर सिचुएशन में अलग तरीके से अप्लाई होते हैं। एग्जैक्टली सेम तरीके से अप्लाई नहीं होते कि मैंने दो केमिकल दिए, दोनों केमिकल सेम ही होंगे, सेम तरीके से रिएक्ट करेंगे, जी नहीं। यहाँ पर जो है सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा तुम्हारे केमिकल कैसे रिएक्ट करेंगे। केमिकल मतलब तुम्हारे लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। तो अप्लाइड साइंस है, यू हैव टू अप्लाई द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। इजी टू लर्न नहीं है, रिजिड नहीं है, वेग नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, इनफैक्ट फ्लेक्सिबल है। ठीक है, जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है। साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या लेकर के आती है? साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या लेकर आती है? सोशल चेंज, इंडस्ट्रियल चेंज, इकोनॉमिक चेंज। क्या लेकर आती है? मेंटल रेवोल्यूशन लेकर के आती है। जब भी हम साइंटिफिकली स्टडी करते हैं, जब भी हम साइंटिफिकली मैनेज करते हैं किसी भी चीज को, तो हमारी साइंटिफिक मैनेजमेंट की वजह से मेंटल चेंज आता है लोगों में। ठीक है, चलो इसी के साथ यहाँ पे हमारे 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होते हैं खत्म। मैंने 15 तुम्हें करवाए चैप्टर 1 के, 15 मैंने तुम्हें करवा दिए चैप्टर नंबर 2 के। तो क्वेश्चन बोलता है द शिफ्ट ऑफ डिमांड फ्रॉम सॉफ्ट ड्रिंक्स टू जूसेस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर दिस कंपनी एंड अ थ्रेट फॉर दिस कंपनी। आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। कहते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट का कौन सा फीचर है जिसमें हमें ये चीज देखने को मिलती है कि एक जब डिमांड शिफ्ट हो गई सॉफ्ट ड्रिंक से जूसेस से, तो जो सॉफ्ट ड्रिंक वाली कंपनी है उसके लिए थ्रेट है और जो जूस वाली कंपनी है उसके लिए अपॉर्चुनिटी है। तो किस फीचर की बात यहाँ पे करी गई है? तो यहाँ पे हमें बात करी गई है डायनामिक फीचर की, कि हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो डायनामिक है, यानी कि वो चेंज होता रहता है, वो सेम टू सेम नहीं
नहीं रहता है। दूसरा पॉइंट आता है, दूसरा क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इंडिकेट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इनमें से जो है बिजनेस एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस कौन सी है? क्या उसकी वजह से इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस होती है? ऑब्वियसली उसकी वजह से इंप्रूवमेंट होती है हमारी परफॉर्मेंस की। जब मैं बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से स्टडी करती हूँ तो मेरी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, ऑब्वियसली हम अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं और हम चेंजेस के साथ लड़ाई भी कर पाते हैं। ये तीनों ही चीजें मेरी क्या है, इंपॉर्टेंस है बिजनेस एनवायरनमेंट की। हमारे पास दो लोग हैं, दे वांटेड टू वॉच अ मूवी। पहले उनको मूवी की टिकट बुक करने के लिए जो है लाइंस में लगना पड़ता था, अब ऐसा कुछ नहीं है। अब वो घर पे ही बैठ के जो है एक बटन पे क्लिक करके जो है अपनी जो मूवी की टिकट है उसको बुक कर सकते हैं। तो अब थिएटर जाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे कौन से बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करी गई है? टेक्नोलॉजिकल की। हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसमें इंप्रूवमेंट आई है जिसकी वजह से वो घर से ही टिकट बुक कर सकते हैं। विच कंपनीज ऑफ जनरल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस प्रोहिबिट्स द एडवर्टाइजमेंट ऑफ एल्कोहलिक बेवरेजेस। कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जनरल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस का, क्या वो इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल है, लीगल है या सोशल है, जो कि हमारे देश में एल्कोहलिक बेवरेजेस की एडवर्टाइजमेंट को प्रोहिबिट करता है? देखो, जब कोई चीज प्रोहिबिट करी जा रही है इसका मतलब वो लॉ बन चुकी है, जिस लॉ को हर किसी को फॉलो करना पड़ेगा और अगर तुम फॉलो नहीं करोगे तो तुम्हें जो है उसके लिए कुछ ना कुछ पनिशमेंट मिलेगी। तो यहाँ पे हमारे पास किसकी बात हो रही है? लीगल एनवायरनमेंट की बात हो रही है। जब भी किसी प्रोहिबिशन की, किसी लॉ की, किसी रूल की बात आ जाए, किसी कोर्ट की बात आ जाए तो वहां पे हमारा लीगल एनवायरनमेंट लग जाता है। ठीक है। With the revolution taking place in the manufacturing of mobile phones with super class cameras, the business of cameras in the consumer market has taken a hit। तो कहते हैं अब फोन में इतने अच्छे कैमरा आने लग गए कि जो कैमरा का बिजनेस है वो तो कम हो गया है। ठीक है। तो हमें पता चलता है कि मोबाइल फोन फोटोग्राफी हैज डिवास्टेटेड द कैमरा इंडस्ट्री, कि मोबाइल फोन की वजह से जो हमारी कैमरा की इंडस्ट्री है वो खत्म होती जा रही है। अब ये कौन सा डायमेंशन है बिजनेस एनवायरनमेंट का? ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी, क्योंकि टेक्नोलॉजी में हमारा इंप्रूवमेंट हो रहा है। ठीक है ना। द नेचर ऑफ रिलेशनशिप ऑफ अवर कंट्री विद फॉरेन कंट्रीज, हमारे देश का कैसा रिलेशनशिप है बाकी के देशों के साथ, ये कौन सा उसका एलिमेंट है? क्या ये सोशल है, क्या ये इकोनॉमिक है, क्या ये लीगल है, क्या ये पॉलिटिकल है? देखो, ये कोई लॉ नहीं है। पहली चीज, ये कोई लॉ नहीं है कि हमारे देश का कैसा रिलेशन है किसी दूसरे देश के साथ। ठीक है। आज मोदी जी हैं तो मोदी जी अपने तरीके से रिलेशन बनाएंगे दूसरे देशों के साथ। कल को अगर कांग्रेस पार्टी का प्राइम मिनिस्टर कोई आ जाता है तो वो अपने हिसाब से जो है रिलेशन बनाएंगे। ठीक है ना। तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से अपने जो है रिलेशन बनाती है फॉरेन कंट्रीज के साथ। तो यहाँ पे मेरा आंसर आना चाहिए पॉलिटिकल एनवायरमेंट। ठीक है। कोई लॉ नहीं है कि तुम्हें कैसा रिलेशन बनाना है, तो लीगल एनवायरमेंट नहीं हो सकता। सोशल और इकोनॉमिक एनवायरमेंट भी ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात हो रही है, किसी पॉलिटिकल मुद्दे की बात हो रही है, तो मेरा यहाँ पे क्या आएगा? पॉलिटिकल एनवायरमेंट आएगा। ठीक है। सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट्स टू हाफ ऑफ इंडियाज जीडीपी बट एम्प्लॉइज ओनली 1/3 ऑफ द वर्कफोर्स। सर्विस सेक्टर जो है जीडीपी में तो कंट्रीब्यूशन करती है पर वहां पे जो है वर्कफोर्स नहीं है बिल्कुल भी। अब ये कौन से डायमेंशन की बात हो रही है? क्या ये पॉलिटिकल या लीगल की बात हो रही है? देखो, नहीं, क्योंकि यहाँ पे मेरा कोई भी लॉ नहीं है जो लॉ लागू हो रहा है यहाँ पे। ठीक है। और ना ही कोई पॉलिटिकल पार्टी है जिसकी यहाँ पे बात हो रही है, तो ये पॉलिटिकल और लीगल तो नहीं हो सकता। ये हमारा है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, क्योंकि देखो जैसे ही जीडीपी की बात आ जाएगी, एम्प्लॉयमेंट की बात आ जाएगी, पैसे की रिलेटेड कुछ भी हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड बात आ गई है तो ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हो गया है। यहाँ पे सोसाइटी की भी कोई बात नहीं करी गई है तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होगा। एक चीज याद रखना, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में किसी ना किसी इकोनॉमिक्स के वर्ड की यहाँ पे बात हो रही होगी। जैसे कि जीडीपी हमें पता है, ये पूरी की पूरी चीज इकोनॉमिक्स में ही तो हम पढ़ते हैं, इंडियन इको में हम पढ़ते हैं कि सर्विस सेक्टर जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन करता है, वर्कफोर्स में कितना कंट्रीब्यूशन करता है। तो मेरा आंसर क्या होगा? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सोशल एनवायरनमेंट? सोशल एनवायरनमेंट का पार्ट क्या नहीं है? ऑब्वियसली मनी सप्लाई। देखो, मनी सप्लाई किसमें आएगी? इकोनॉमिक। पैसे की बात आ गई तो मतलब मनी सप्लाई, मतलब कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। ठीक है। एजुकेशन सिस्टम सोशल है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी सोशल है, कंजम्पशन हैबिट्स भी सोशल एनवायरनमेंट में आती है। ठीक है। आंसर क्या होगा? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का जो है मनी सप्लाई वो सोशल एनवायरनमेंट में नहीं आता है। डैश इज इंक्लूडेड इन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्या आता है? हमारे देश के इकोनॉमिक सिस्टम, पॉलिसीज और कंडीशन। ठीक है। हमारे देश की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है? हम बहुत अच्छे रिच देश है, हमारा पुअर है। ठीक है। यानी कि हमारा डेवलप्ड देश है या डेवलपिंग देश है, कैसा देश है वो चीज होगा। इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है? हमारी मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है। ठीक है। या फिर हमारा सोशलिस्ट है। ठीक है। या फिर हमारा कैपिटलिस्ट है। ठीक है। हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज कैसी है? आरबीआई की कैसी पॉलिसी है विद रिगार्ड्स टू इंटरेस्ट रेट एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है। ये सारी चीजें जो है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आती हैं। ऑल ऑफ दीज इसका आंसर होने वाला है। ठीक है।
Many businesses are using social media like Facebook and Twitter to promote themselves। कहते हैं कि बहुत सारे businesses आजकल सोशल मीडिया का यूज करने लग गए हैं अपने आप को प्रमोट करने के लिए। तो ये अब कौन सा एनवायरमेंट है, फिर से कौन सा एनवायरमेंट की डायमेंशन की बात हो रही है। तो यहाँ पे फिर से तुम देखो, कोई लॉ नहीं है कि तुम्हें सोशल मीडिया को यूज करना है, ठीक है, पैसे की भी बात नहीं हो रही है, ठीक है। यहाँ पे मेरी बात हो रही है टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट की। तुम्हें थोड़ा सा सोशल मीडिया से सोशल लग सकता है, पर यहाँ पे टेक्निकली बात किसकी हो रही है, टेक्नोलॉजी की। कि हमारे पास पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी, हमारे पास पहले फेसबुक और ट्विटर यानी कि जो कि आज की डेट में एक्स हो गया है, या इंस्टाग्राम, पहले ये सारी चीजें हमारे पास नहीं थी, तो कोई भी इनको यूज नहीं कर सकता था। आज की डेट में ये सारी चीजें हमारे पास आ गई हैं, तो हर एक बिजनेस आजकल क्या कर रहा है, इनको यूज कर रहा है अपनी खुद की जो है प्रमोशन करने के लिए। तो ये हमारे पास क्या है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का एक जो है एग्जाम्पल हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट हमारी यहाँ पे हुई है। अगला क्वेश्चन मुझे बोलता है, सिंस बिजनेस एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस इंटर रिलेटेड एंड डायनामिक कंडीशंस। कह रहे बिजनेस एनवायरनमेंट में इतनी सारी इंटर रिलेटेड और डायनामिक कंडीशंस या फोर्सेज हैं, ठीक है ना। अब इसकी वजह से इट इज वेरी डिफिकल्ट कि हम बिजनेस एनवायरनमेंट को एक ही बारे में पूरा समझ सके, तो हम उसको छोटे छोटे टुकड़ों में समझते हैं, उसको एक बार में टोटलिटी में समझना बहुत मुश्किल है। ये कौन से फीचर की बात हो रही है, देखो हमें ये बोला गया कि हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के जितने भी अलग अलग फोर्सेज हैं, जैसे कि इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, ये सारे आपस में इंटर रिलेटेड है। एक का असर दूसरे पे होता है, दूसरे का असर तीसरे पे होता है। तो अगर मैं पूरे को एक बार में समझने लग गई वो मेरे लिए बहुत मुश्किल है, तो मैं इसको तोड़ तोड़ के समझती हूँ कि पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, ठीक है। तो ये कौन सी उसकी बात हो रही है, फीचर की, ये बात हो रही है कॉम्प्लेक्सिटी की। मेरा बिजनेस एनवायरनमेंट जो है इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है कि मैं उसको पूरे को इकट्ठा नहीं समझ सकती हूँ, मुझे उसको तोड़ तोड़ के समझना पड़ता है। तो मेरा बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसकी बात हो रही है। इन अ रिसेंट रूलिंग सुप्रीम कोर्ट हैज ऑर्डर्ड, देखो जैसे ही सुप्रीम कोर्ट आ गया, मुझे आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई रूल कोई लॉ की बात हो गई तो वो मेरा पक्का लीगल एनवायरनमेंट होने वाला है, मैं आगे पढ़ भी नहीं रही हूँ, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट में क्या आता है, हमारे कस्टम्स, यस, हमारी वैल्यूज, यस, हमारे स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, ये सारी चीजें जो है मेरी आती हैं सोशल एनवायरनमेंट में। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज जो है मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस कार्बन पेपर इंडस्ट्री हैज एडवर्सली अफेक्टेड। अब ये फिर से एक नई टेक्नोलॉजी आई तो पुरानी टेक्नोलॉजी खराब हो गई, तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए, टेक्निकल एनवायरनमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में क्या आता है, एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव रोल ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। मुझे पूछा गया है कि मेरे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में क्या आता है, लेकिन पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में मेरी इकोनॉमी की बात करी गई है, तो ये आंसर मुझे सही नहीं लग रहा। डिस्पोजेबल इनकम, अरे यार फिर से इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आ गया, जीडीपी आ गया। मैंने तुम्हें बोला इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में तुम्हारे इकोनॉमिक्स के किसी एक चैप्टर का नाम ही ले रखा होगा, जीडीपी, डिस्पोजेबल इनकम, ये तो तुम्हारे इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स हैं यार, ठीक है ना, चैप्टर्स में हम पढ़ते हैं, तो ये भी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हो गया। लेजिस्लेशन तो बेटा जी सीधा सीधा लॉ बन जाता है, तो वो भी हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट नहीं हो सकता, वो लीगल एनवायरनमेंट होता है। एटीट्यूड ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट टुवर्ड्स द बिजनेस, ये मेरा सही आंसर है। तो मेरा आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, कि जो भी हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसका कैसा एटीट्यूड है हमारी पर्टिकुलर बिजनेस के टुवर्ड्स, तो ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आता है, ठीक है। यहाँ पे मेरे 15 क्वेश्चन हो गए बिजनेस एनवायरनमेंट के। अब हम बात करते हैं चैप्टर प्लानिंग। तो पहला क्वेश्चन मुझे बोलता है, डैश आर द रूटीन स्टेप्स ऑन हाउ टू कैरी आउट एक्टिविटीज। तो यहाँ पे मुझे एक टाइप ऑफ प्लान पूछा गया है, ठीक है। जैसे ही स्टेप्स की बात हो जाए, किसी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस की बात हो जाए, किसी लाइन टू लाइन, ठीक है, वन बाय वन चीज स्टेप्स की बात हो जाए, तो वहां पे मेरे पास आंसर क्या होता है, प्रोसीजर, ठीक है। ऑन हाउ टू कैरी आउट एक्टिविटीज, काम कैसे करना है वो चीज मुझे पॉलिसी बताती है, पर उस पॉलिसी का स्टेप बाय स्टेप जो रूटीन स्टेप्स होते हैं वो कौन बताता है, प्रोसीजर बताता है। क्या प्लानिंग टाइम कंज्यूमिंग है, बिल्कुल सही है। तो ये क्या है, इसका लिमिटेशन है कि प्लानिंग में बहुत टाइम लगता है यार, ऐसे नहीं कि एक दिन में प्लानिंग हो जाती है, इट टेक्स हेल लॉट ऑफ टाइम टू प्लान समथिंग, ठीक है। What to do and how to do, what to do, how to do, ये किसके साथ कंसर्न्ड है, ये ऑब्वियसली प्लानिंग में होता है। ऑर्गेनाइजिंग में हम डिपार्टमेंटलाइजेशन करते हैं, कंट्रोलिंग में हम पास्ट को देखते हैं, प्लान्स को देखते हैं, ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं और फिर चेक करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। डायरेक्टिंग में हम डायरेक्शंस देते हैं अपने एम्प्लॉइज को। व्हाट टू डू, क्या करना है कैसे करना है, ये मैं प्लानिंग में डिसाइड करती हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन, इनमें से कौन सी चीज एक लिमिटेशन है। क्या प्लानिंग डिसीजन मेकिंग फैसिलिटेट करती है, ये लिमिटेशन है, ये तो इंपॉर्टेंस हुई। इनोवेटिव आइडियाज को प्रमोट करती है, ये भी एक इंपॉर्टेंस है प्लानिंग की। ये डायरेक्शन देती है, ये भी एक इंपॉर्टेंस है प्लानिंग की। लिमिटेशन क्या है, इट डज नॉट गारंटी सक्सेस। तुम कितना भी प्लान कर लो, तुम कितना भी प्लान कर लो, तुम्हारे को जो है कभी भी सक्सेस की गारंटी नहीं मिल सकती। तुम्हें नहीं पता फ्यूचर में क्या होगा और तुम्हें लॉसेस भी हो सकते हो, तुम फेलियर भी हो सकते हो। इस तरीके के क्वेश्चन मैंने स्पेसिफिकली यहाँ पे क्यों डाले, ताकि तुम्हें मेरी वीडियो को देखते ही साथ के साथ तीन इंपॉर्टेंस भी जो है वो भी याद हो जाए, वो भी रिवाइज हो जाए कि हाँ प्लानिंग की लिमिटेशन क्या होती है, टाइम कंज्यूमिंग है, डज नॉट गारंटी सक्सेस, और इंपॉर्टेंस क्या होती है कि डायरेक्शन देता है, इट प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज, इट फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। तो साथ साथ जो है तुम इंपॉर्टेंस भी इसकी रिवाइज करते रहो, ठीक है।
सुधा एंड श्वेता वर ट्विन सिस्टर्स, वो ट्विंस थे। आफ्टर कंप्लीटिंग देयर एजुकेशन दे डिसाइडेड टू स्टार्ट अ बिजनेस, उन्होंने बिजनेस शुरू करने का सोचा। दे न्यू द इंपॉर्टेंस ऑफ डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, यानी कि उनको प्लानिंग की इंपॉर्टेंस पता थी, ठीक है। इट वाज वेरी चैलेंजिंग फॉर देम एज दिस डिसीजन वाज टू गाइड ऑल देयर फ्यूचर एक्शंस, ठीक है। ऑब्वियसली प्लानिंग गाइड्स फ्यूचर एक्शंस, ठीक है। व्हाइल डिस्कसिंग द सेम विद देयर मदर दे गॉट अ न्यू आइडिया, उनको एक नया आइडिया मिला। बोथ द सिस्टर्स वर एक्साइटेड, उन्होंने इस आइडिया को शेप दिया, कॉन्क्रीट प्लान विद इन अ मंथ दे वर सक्सेसफुल इन स्टार्टिंग देयर क्लाउड किचन। तो यानी कि वो एक किचन स्टार्ट करना चाहते थे, वो एक बिजनेस शुरू करना चाहते थे, ठीक है। एंड उनको एक नया आइडिया मिला, दे गॉट अ न्यू आइडिया, उनको एक नया आइडिया मिला उनकी मम्मी से, और उन्होंने उस नए आइडिया पे काम किया अपनी प्लानिंग करने के बाद। तो यहाँ पे मुझे कौन सी इंपॉर्टेंस समझ आती है, क्या स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, कोई स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश करने की बात नहीं करी गई है, उन्होंने जस्ट इतना बोला है, उनको एक नया आइडिया आया, उस नया आइडिया के बेसिस पे उन्होंने अपना काम शुरू किया। रिड्यूसेस ओवरलैपिंग, ऐसी भी कोई बात नहीं करी गई है, क्योंकि ऐसा कुछ उन्होंने नहीं बोला है कि एक सिस्टर ऐसा करेगी दूसरा ऐसा करेगी, कुछ ऐसा नहीं बोला गया कि ओवरलैप नहीं होगा। रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, ऐसी भी बात नहीं करी गई है कि फ्यूचर में कुछ अनसर्टेन होगा। यहाँ पे क्या है, इट प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज, एक नया आइडिया उनको आया, न्यू आइडिया आया, तो इनोवेटिव आइडिया को प्रमोट यहाँ पे करा गया। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में क्या होता है, पहली चीज कॉम्प्रिहेंसिव प्लान हमारी क्या होती है, स्ट्रेटेजी, ठीक है। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान किसको बोला जाता है, स्ट्रेटेजी को बोला जाता है। उसमें क्या क्या आता है, स्ट्रेटेजी में हमेशा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हम जो है डिटरमाइन करते हैं। देखो जहां पे भी तुम अपने नोट्स बनाओगे वहां पर ना बेटा तुम स्ट्रेटेजी, जो हमारा एक प्लान होता है, ठीक है, टाइप ऑफ प्लान होता है, उसके साथ या कोई भी टाइप ऑफ प्लान है, मैंने तुम्हें जब रिवीजन कराई थी तब भी बताया था कि मैं तुम्हें कुछ एक कीवर्ड्स बता रही हूँ, वो कीवर्ड्स लिखते रहो। यहाँ पे भी स्ट्रैटेजी मेरा कीवर्ड है, ठीक है, स्ट्रैटेजी मेरा टाइप ऑफ प्लान है, उसके लिए कीवर्ड्स लिखो। क्या कीवर्ड है कि कॉम्प्रिहेंसिव प्लान लिखा आ जाए तो वो स्ट्रैटेजी है, लॉन्ग टर्म आ जाए तो वो स्ट्रैटेजी है, ठीक है। अडॉप्टिंग अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन भी हम इसी में करते हैं, और एलोकेटिंग रिसोर्सेज भी हम स्ट्रैटेजी में ही करते हैं। तो ये सारे क्या है, कीवर्ड्स है, कि इनमें से कुछ भी अगर लिखा आ गया, मेरा टाइप ऑफ प्लान क्या होगा, स्ट्रैटेजी, तो आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगल यूज प्लान, सिंगल यूज प्लान कौन सा है इनमें से, क्या वो बजट है, मेथड है, स्ट्रैटेजी है, रूल है, वो है हमारा बजट। ये बाकी तीनों हमारे क्या है, स्टैंडिंग प्लान्स है। स्ट्रैटेजी के लिए मैंने तुम्हें ऊपर बता दिया तुम्हें क्या क्या जो है कीवर्ड्स लिखने हैं। बजट में पैसे से रिलेटेड कुछ भी आ जाए तो ज्यादातर वो बजट होता है, ठीक है। मेथड क्या है, पूरा जो मेरे प्रोसीजर के जितने भी स्टेप्स होते हैं, हमारा जो प्रोसीजर होता है उसके जितने भी स्टेप्स होते हैं, हर एक स्टेप का जो डिटेल होता है वो क्या होता है, एक मेथड होता है, ठीक है। और रूल क्या है, रूल हमेशा बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहते हैं, उनको अगर फॉलो नहीं करोगे तो पनिशमेंट भी मिल सकती है। डैश डिटेल्स द एग्जैक्ट मैनर, एग्जैक्ट मैनर फिर से क्या हो गया, मेरा प्रोसीजर की तुम्हें स्टेप बाय स्टेप चीज बताई जा रही है। अ प्लान इज फ्रेम्ड, इट इज इंप्लीमेंटेड एंड इज फॉलोड बाय अनदर प्लान एंड सो ऑन, पहले एक प्लान बनाया, फिर दूसरा प्लान बनाया, फिर और प्लान बनाया, फिर और प्लान बनाया। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि प्लानिंग कंटिन्यूअस है, लगातार करनी पड़ेगी, छोड़ नहीं सकते। एक प्लान बनाया छोड़ दिया नहीं, पहले एक बनाया, फिर इंप्लीमेंट किया, फिर दूसरा बनाया, और फिर उसके बाद फिर उसको इंप्लीमेंट किया, फिर दूसरा बनाया। तो प्लानिंग कंटिन्यूअसली करनी पड़ेगी, छोड़ नहीं सकते। Which limitation highlighted here? Once plans decided the future course of action and managers may not be in a position to change it. कहते एक बार तुमने प्लान कर लिया, एक बार तुमने अपना फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो डिसाइड कर लिया, उसके बाद जो है तुम्हारे मैनेजर्स जो है उसको दोबारा से चेंज नहीं कर सकते, यानी कि वो बहुत ज्यादा रिजिड हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं बोला जा रहा है कि तुम्हारा एनवायरमेंट चेंज हो गया है, ठीक है, तो वो डायनामिक होता, अगर कुछ चेंजेस आ जाते तुम्हारे एनवायरमेंट में तो वो डायनामिक होता, ठीक है। अब ये क्या बोला जा रहा है, जो मैनेजर है वो चेंज नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये रिजिडिटी है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ओनली 3 विल बी द करेक्ट आंसर। द फर्स्ट स्टेप क्या होता है मेरा प्लानिंग प्रोसेस का, प्लानिंग का मेरा प्रोसेस क्या होता है, एस डाइज इफ, ये मेरा प्लानिंग का पूरा प्रोसेस होता है। तो एस जो है ये मेरा पहला स्टेप होता है। एस से मेरा क्या है यहाँ पे, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, सिलेक्टिंग ऑल्टरनेटिव तो यहाँ पे आता है, ठीक है। पहला क्या होता है मेरे पास, सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। डैश स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग इज कंसिडर्ड एज द रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग। रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग तुम कब करते हो, जब तुम ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करते हो, प्लान को इंप्लीमेंट करते हो, प्रेमिसेस को डेवलप करते हो, या सेटिंग ऑब्जेक्टिव करते हो। रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग तुम तब करते हो जब तुम कोई एक ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट कर रहे हो, क्योंकि अब तुम्हें यहाँ पे तुमने फाइनल कर लिया है कि इसी तरीके से मैं काम करूंगा, और फिर उसके बाद तभी उसी प्लान को तुम इंप्लीमेंट करते हो। तो एक्चुअल में डिसीजन मेकिंग कब करते हो, जब किसी एक ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करते हो। Dash is a standardized way or manner of performing a routine activity considering its objectives. कह रहे हैं एक स्टैंडर्डाइज्ड वे या मैनर क्या है रूटीन एक्टिविटीज को परफॉर्म करने का, स्टैंडर्डाइज्ड वे पूछा है या फिर मैनर पूछा है रूटीन एक्टिविटी को करने का। देखो तो जब भी स्टैंडर्डाइज्ड वर्ड यहाँ पे लिखा आ जाए, स्टैंडर्डाइज्ड वे मुझे यहाँ पे लिखा आ जाए, तो वो मेरा क्या होता है, मेथड होता है, ठीक है। प्रोग्राम हमारा क्या होता है, प्रोग्राम हमारा सिंगल यूज प्लान होता है। प्रोसीजर हमारा क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है। रूल हमारे क्या होते हैं, स्ट्रिक्ट होते हैं। डैश इज अ जनरल रिस्पॉन्स, अब जनरल रिस्पॉन्स बोला गया है टू अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम और सोल्यूशन और सिचुएशन।
ठीक है। तो जनरल रिस्पॉन्स क्या होगा, यहाँ पे कुछ भी स्पेसिफिक नहीं बोला गया है, अगर कुछ स्पेसिफिक होता तो यूजुअली वो मेरी या तो स्ट्रेटेजी होती है, पर जनरल जब भी आ जाए, जनरल का आंसर क्या होता है, पॉलिसी। तुम फिर से कीवर्ड लिख लो, जब भी जनरल रिस्पॉन्स पूछा जाए तो वो मेरी क्या होती है, पॉलिसी होती है। कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, लॉन्ग टर्म प्लान क्या होता है, हमारा स्ट्रेटेजी होता है, ऑलरेडी बता चुकी हूँ। द पर्पस ऑफ प्लानिंग इज टू मीट फ्यूचर इवेंट्स, ऑब्वियसली फ्यूचर के बारे में बात करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा फीचर पूछा है, हमें टेक्निकली ये पूछा जा रहा है, तो फ्यूचर से हमारा क्या होगा, फ्यूचरिस्टिक, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, ठीक है। हमें बोला गया कि प्लानिंग के अंदर तुम फ्यूचर इवेंट्स के लिए जो है कुछ ना कुछ प्लान करते हो, ठीक है, ताकि तुम बेस्ट एडवांटेज ले सको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो कौन सा फीचर है यहाँ पे जो फ्यूचर से रिलेटेड है, वो फ्यूचरिस्टिक है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग की बात नहीं हो रही, अचीविंग ऑब्जेक्टिव की बात नहीं हो रही, प्राइमरी फंक्शन की बात नहीं हो रही, बात किसकी हो रही है, फ्यूचर की। तो फ्यूचर से मेरा सीधा आंसर क्या होना चाहिए, फ्यूचरिस्टिक। देखो मैं तुम्हें ये समझाना चाहती हूँ कि कैसे एक एक कीवर्ड तुम अपने क्वेश्चन में से ढूंढ सकते हो और उसी कीवर्ड को तुम यहाँ पे मैच कर सकते हो अपने एमसीक्यू के साथ। उल्टा भी कर सकते हो कि यहाँ से कीवर्ड उठाया, जैसे कि फ्यूचरिस्टिक उठाया, मिल रहा है तो ठीक है, फ्यूचरिस्टिक होगा। डिसीजन रिलेटेड कोई कीवर्ड ऊपर तुम्हें दिख रहा है तो वो हो सकता है। तो कीवर्ड्स के बेसिस पे भी अगर तुम एमसीक्यू सॉल्व करने जाओगे तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प उसमें हो जाएगी। अब चलते हैं हमारे अगले चैप्टर पे, जो कि हमारा अगला चैप्टर है ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिसएडवांटेज ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसमें फंक्शंस यानी कि जॉब्स के, काम के बेसिस पर जो है अलग अलग डिपार्टमेंट हम बनाते हैं, ठीक है, उसका डिसएडवांटेज कौन सा नहीं है। तो देखो जब भी फंक्शनल की बात आएगी, देयर आर वेरी हाई चांसेस कि फंक्शनल की जब भी बात हो रही होगी तो डिपार्टमेंट वर्ड यूज हो रहा होगा, डिपार्टमेंट्स की बात हो रही होगी, ठीक है। मैं तुम्हें बार बार कीवर्ड्स के ऊपर फोकस करना सिखा रही हूँ कि कैसे एक एक कीवर्ड से तुम अपने एमसीक्यूज का आंसर बहुत जल्दी फाइंड आउट कर सकते हो। तो तुम यहाँ पर देखो, यहाँ पे तुम 4 ऑप्शन है तुम्हारे पास, ठीक है। जो थर्ड ऑप्शन है इसमें तुम्हें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की बात करी गई है, तो यहाँ पर ये जो है पक्का फंक्शनल की बात हो रही होगी। यहाँ पे भी 2 और मोर डिपार्टमेंट्स की बात करी गई है, तो यहाँ पे भी पक्का फंक्शनल की बात हो रही होगी, ठीक है। इसमें देखो यहाँ पर भी बात करी गई परस्यूड बाय अ फंक्शनल हेड, तो यहाँ पे तो तुम्हें सीधा फंक्शनल का फंक्शनल ही लिख के दे दिया। फिर से एक कीवर्ड हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है जो कि मेरा मैच हो रहा है, तो ये भी मेरा आंसर नहीं होना चाहिए। मेरा आंसर क्या होगा, ए में तुम्हें डिपार्टमेंट्स या फंक्शंस की बात नहीं करी गई होगी, क्योंकि हमें फंक्शनल की बात जहां पे नहीं करी गई वही बताना है। तो इट में लीड टू इंक्रीज इन कॉस्ट सिंस देयर में बी डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज अक्रॉस प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट की, फंक्शन की बात नहीं करी गई, तो ये मेरा फंक्शनल जो है वो नहीं होगा। ये मेरा कौन सा होगा, डिविजनल। डिविजनल में होता है कि अलग अलग प्रोडक्ट्स के बेसिस पे डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं, ठीक है, अलग अलग प्रोडक्ट्स के बेसिस पे डिवीजन करी जाती है, तो ये डिविजनल की बात है। बाकी तीनों फंक्शनल वाला जो स्ट्रक्चर है उसके डिसएडवांटेजेस हैं जो कि तुम पढ़ सकते हो, ठीक है। Which organizational structure is suitable for a business having a large variety of products? जब large variety of products होंगे तो वहां पे divisional structure होता है। एक चीज याद रखना, फंक्शनल स्ट्रक्चर हर जगह होता है, चाहे वो एक प्रोडक्ट हो कंपनी के पास, चाहे मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो, फंक्शनल स्ट्रक्चर तो हर किसी के पास होगा, पर डिविजनल स्ट्रक्चर सिर्फ उसी के पास होगा, उसी कंपनी में होगा जहां पे लार्ज वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स होंगे, मल्टीपल प्रोडक्ट्स होंगे, सिर्फ वही डिविजनल स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। इन ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज परफॉर्म जस्ट बिफोर एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशंस बिटवीन इंडिविजुअल्स। ऑर्गेनाइजिंग का मेरा प्रोसेस क्या होता है, आइडिया से मैंने निकाला है IDAE, आइडिया से ई को पीछे कर दिया, ए को आगे ले गया, IDAE, ठीक है। तो ई से पहले क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, तो ए आएगा मेरा असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, खत्म। देखो यहाँ पे तुम्हें समझने की जरूरत ही नहीं है कि पूरा प्रोसेस क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे तुम्हें ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे तुम्हें एक्रोनियम याद करो, ई से पहले ए आएगा तो ए आ गया, मेरा आंसर खत्म हो गया, ठीक है ना। विच ऑर्गेनाइजेशन रेजिस्ट चेंजेस, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन चेंज रेजिस्ट करता है, वो होता है मेरा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें चेंज रेजिस्ट किया जाता है, जहां पर लोग जो हैं चाहते हैं कि हम तो भैया जी साथ मिलकर जो है एज ए ग्रुप ही काम करेंगे, हमें अगर कोई चेंज रेजिस्ट करना होगा हम साथ मिलकर एज ए ग्रुप बोलेंगे कंपनी को हम ये चेंज नहीं चाहते। लेकिन फॉर्मल में ऐसा नहीं हो सकता, फॉर्मल में तुम्हें तुम्हारे बॉस ने जो बोल दिया वो तुम्हें करना पड़ेगा, बट इनफॉर्मल में तुम अपने बॉस के खिलाफ जा सकते हो अपने इनफॉर्मल ग्रुप के साथ मिलके। तो इनफॉर्मल रेजिस्ट चेंजेस, फॉर्मल डज नॉट रेजिस्ट चेंजेस, ठीक है। When decision taken by the lower levels are numerous as well as important, an organization can be regarded as, कहते हैं जो लोअर लेवल है, लोअर लेवल बहुत सारे डिसीजन ले रहा है और लोअर लेवल इंपॉर्टेंट वाले डिसीजन ले रहा है, तो वो मेरा क्या होगा, वो होगा डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रलाइज्ड में लोअर लेवल को काम नहीं दिया जाता, डिसीजन नहीं दिया जाता, डिसीजन मेकिंग लोअर लेवल नहीं कर सकता, सिर्फ टॉप लेवल ही कर सकता है। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या होगा, डिसीजन कौन ले रहा है, लोअर लेवल ले रहा है, तो आंसर क्या होगा, डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन वुड इंप्लाई कॉन्सेंट्रेशन किसके पास होती है पावर की, अगर कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन है तो पावर किसके पास होती है, टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास, ठीक है। फ्लोर लेवल और लोअर लेवल का तो सेम ही मतलब होता है, और मिडिल लेवल के पास भी नहीं होती, पावर किसके पास होती है सेंट्रलाइजेशन में, एपेक्स ऑफ द मैनेजमेंट हायरार्की, टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास होती है।
It refers to the right of an individual to command his subordinates and to take action within the scope of his position. Which element of delegation is being referred to in the above situation? कहते हैं कि एक इंडिविजुअल का राइट है कि अपने सबॉर्डिनेट को वो जो है ऑर्डर दे सकता है और वो एक्शन भी ले सकता है, यानी कि उसके पास एक एसेट है। क्या एसेट है? कि उसको कुछ पावर मिली हुई है, तो ये क्या है? उसकी अथॉरिटी। ठीक है, एक चीज याद रखना, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आपके लिए लाइबिलिटी है कि आपको जवाब देना पड़ेगा, आपको अपनी ड्यूटी पूरी करनी पड़ेगी, पर अथॉरिटी में आपको क्या है? पावर लेने, एक्शन लेने की पावर है। तो ये एक तरीके से आपका एक एसेट है। ठीक है, तो आप अपने सबॉर्डिनेट को ऑर्डर भी दे सकते हो और उसके ऊपर एक्शन भी ले सकते हो, तो ये मेरी क्या होगी? अथॉरिटी होगी। ठीक है, कंपनी हैज इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस इन कानपुर, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एट नोएडा एंड मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट एट गाजियाबाद। द कंपनी मैन्युफैक्चर्स कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर द कंपनी शुड अडॉप्ट टू अचीव द टारगेट। तो कहते हैं कंपनी के पास फंक्शनल डिवीजन, तो फंक्शनल बेसिस पे स्ट्रक्चर तो पहले से ही है कि उसके पास अलग अलग जो है तुम्हारे ऑफिस भी है, मैन्युफैक्चरिंग भी है, मार्केटिंग भी है, सेल्स भी है, कंपनी के पास ये सारी चीजें तो हैं, यानी कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तो पहले से ही है। अब कंपनी जो है वो अलग अलग कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बना रही है, तो विच स्ट्रक्चर द कंपनी शुड अडॉप्ट, कंपनी को कौन सा अडॉप्ट करना चाहिए, तो वो कौन सा अब अडॉप्ट करना चाहिए? डिविजनल स्ट्रक्चर अडॉप्ट करना चाहिए, ताकि वो मल्टीपल कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के बेसिस पे जो है डिवीजन कर सके। यहाँ पे तुम्हें फॉर्मल नहीं, फंक्शनल वाला तो उसके पास पहले से है। यहाँ पे तुम्हें लगेगा कई बार आंसर कि यार फंक्शनल आंसर हो सकता है, पर फंक्शनल नहीं हो सकता आंसर, क्योंकि फंक्शनल तो पहले से है। हमें पूछा है अब वो कौन सा अडॉप्ट करे, तो फंक्शनल तो पहले से अडॉप्ट कर रखा है, अब वो कौन सा अडॉप्ट करे? डिविजनल अडॉप्ट करे, ताकि अलग अलग कंज्यूमर प्रोडक्ट के बेसिस पे अलग अलग डिवीजन बनाए और अपना गोल, अपने टारगेट पूरे कर सके। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, इनमें से कौन सी चीज ऑर्गेनाइजिंग की इंपॉर्टेंस नहीं है? रोल क्लैरिटी, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल, अडेप्टेशन टू चेंज। क्या कहते हैं कि जब तुम ऑर्गेनाइजिंग करोगे तो उसकी वजह से क्या होगा? रोल क्लैरिटी होगी, ऑब्वियसली सबको अपनी ड्यूटी पता चल जाएगी। ठीक है, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन होगी, यस, जब तुम ऑर्गेनाइजिंग करोगे, डिपार्टमेंट बनाओगे, डिपार्टमेंट के बेसिस पे तुम ग्रोथ एंड एक्सपेंशन कर सकते हो। अडेप्टेशन टू चेंज होगा, यस, ऑर्गेनाइजिंग करोगे तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनेगी विच विल अडेप्ट टू द चेंज वेरी क्विकली। परफॉर्मेंस अप्रेजल इसका जो है इंपॉर्टेंस नहीं है, परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑर्गेनाइजिंग में नहीं होती, वो किस में होती है? स्टाफिंग में होती है। तो ये आंसर मेरा होने वाला है। Dash arises from a superior subordinate relationship because the subordinate is bound to perform the duty। कह रहे हैं कि सबॉर्डिनेट को अपनी ड्यूटी पूरी करनी पड़ेगी। अगर सबॉर्डिनेट अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा है तो मतलब कि सबॉर्डिनेट को ड्यूटी से, तुम ये देख सकते हो रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी कीवर्ड है, तुम्हारा आंसर यहाँ पे क्या होगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी। डैश एम्प्लाइज बीइंग आंसरेबल, आंसरेबल से मेरा कीवर्ड क्या है? अकाउंटेबिलिटी। कीवर्ड देखो, कीवर्ड के बेसिस पे आंसर करो। एक्शन लेने की पावर है तो यानी कि अथॉरिटी, ड्यूटी है यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदेही है यानी कि अकाउंटेबिलिटी, आंसर अकाउंटेबल। ठीक है, कीवर्ड देखो, आंसर मार्क करो, आगे चलो। बहुत कम टाइम मिलेगा तो बहुत कम टाइम में मुझे आंसर करके आगे जाना है। लास्ट स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, लास्ट स्टेप क्या होगा? IDAE। ई मुझे देखना है, ई मेरा यहाँ पे एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, काम खत्म। अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जो इनफॉर्मल का एडवांटेज होगा वो फॉर्मल का क्या होगा? डिसएडवांटेज होगा। ठीक है, इनफॉर्मल का एडवांटेज क्या है? इट एनहांसेस एम्प्लॉइज जॉब सेटिस्फैक्शन। तो मुझे पहला ही आंसर मिल गया। इनफॉर्मल में क्या होता है? एक जॉब सेटिस्फैक्शन इंप्रूव होती है एक एम्प्लॉय की, क्योंकि अब वो एक ग्रुप का हिस्सा बन जाता है और वो उसमें अपने लाइक माइंडेड लोगों को ढूंढ पाता है और वो बहुत खुशी से अपना काम कर पाता है। ठीक है, स्टेबिलिटी ये प्रोवाइड नहीं करता। ये एडवांटेज है, किसकी एडवांटेज है? फॉर्मल की। फॉर्मल वाला जो है वो स्टेबल होता है, इनफॉर्मल वाला जो है अनस्टेबल होता है। ठीक है, लीड्स टू इफेक्टिव अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल्स। ये भी एडवांटेज है किसकी? फॉर्मल की। फॉर्मल वाले में होता है गोल्स पूरे हो पाते हैं, इसमें नहीं होता। ठीक है, इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। ये भी किसका एडवांटेज है? फॉर्मल का एडवांटेज है, क्योंकि उसमें डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट नहीं होता। इसमें तो उल्टा डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट भी होगा, अनस्टेबल भी होगा, गोल्स भी पूरे करने वाला कोई काम इसमें होगा नहीं। इसका ये तीनों तो इसकी लिमिटेशन है, इनफॉर्मल की ये तीनों तो लिमिटेशन है। इसका एडवांटेज क्या है कि इसमें जॉब सेटिस्फैक्शन बढ़ती है, एम्प्लॉय की बिलोंगिंगनेस बढ़ती है, लाइक माइंडेड लोग उसको मिलते हैं तो एम्प्लॉय खुश होता है। तो ये इनफॉर्मल की एडवांटेज है, बाकी तीनों फॉर्मल की एडवांटेज है। Which type of organizational structure is the most suitable when the size of organization is large and is producing one line of product? जब ऑर्गेनाइजेशन का साइज बहुत लार्ज है और वो सिर्फ एक ही लाइन ऑफ प्रोडक्ट बना रहा है तो कौन सा टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर यहाँ पर जो है हमें लगना चाहिए? तो देखो, जब एक ही लाइन ऑफ प्रोडक्ट है तो वो डिविजनल नहीं हो सकता है। ठीक है, स्ट्रक्चरल ऐसा कुछ होता नहीं है, बोथ फंक्शनल एंड डिविजनल हो नहीं सकता, क्योंकि डिविजनल तो आंसर नहीं है, क्योंकि एक ही लाइन ऑफ प्रोडक्ट है। तो मेरे पास आंसर क्या होना चाहिए? फंक्शनल मेरा आंसर होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर?
तो फिर से अगर कहीं पे डिपार्टमेंट वगैरह की बात हो गई तो वो तो फंक्शनल होगा, वो तो डिविजनल नहीं होगा। तो डिपार्टमेंट की बात हो रही है, डिपार्टमेंट की बात हो रही है, तो ये तो फंक्शनल होगा, ये तो डिविजनल नहीं होगा। जब भी मैंने तुम्हें बता दिया कीवर्ड आ रहा है डिपार्टमेंट्स, तो वहां पे जो है फंक्शनल है, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही टॉप मिडल और लोअर लेवल जो मेरी मैनेजमेंट होती है, तो मिडल लेवल के साथ हमेशा कीवर्ड जुड़ा हुआ होता है डिपार्टमेंट्स, ठीक है। ऐसे ही फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में क्या कीवर्ड जुड़ा हुआ है, डिपार्टमेंट्स। तो मोर एम्फोसिस ऑन डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शनल है। लीड्स टू इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट, फंक्शनल वाले का डिसएडवांटेज है, ठीक है। डिविजनल वाले का डिसएडवांटेज क्या होगा, कंफ्लिक्ट में अराइज अमंग डिफरेंट डिविजन्स विद रेफरेंस टू एलोकेशन ऑफ फंड्स, या फिर लीड्स टू इनफ्लेक्सिबिलिटी। इसका आंसर क्या होगा, ये वाला। देखो यहाँ पे तुम्हें वैसे भी डिवीजन डिवीजन कीवर्ड देखने को मिल रहा है, मैं बार बार कह रही हूँ कीवर्ड देखोगे आंसर बहुत जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। डिविजनल डिवीजन, तो अलग अलग डिविजन्स में लड़ाई हो सकती है कि तुझे ज्यादा फंड्स मिल गए, मुझे कम फंड्स मिले, उसके बेसिस पे लड़ाई हो सकती है, उसकी यहाँ पे बात करी गई है। ये मेरा आंसर होने वाला है। पहला क्वेश्चन स्टाफिंग वाले चैप्टर का हमें क्या बोलता है, डैश रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब्स। देखो स्टाफिंग में हम क्या पढ़ते हैं, सिलेक्शन पढ़ते हैं, ठीक है, रिक्रूटमेंट पढ़ते हैं, ट्रेनिंग पढ़ते हैं, ठीक है। सर्च किस में कर रहे हैं, हम सिर्फ सर्च कर रहे हैं। अभी हम एम्प्लॉइज को जो है सिलेक्ट नहीं कर रहे, ट्रेन नहीं कर रहे, हम उसको सिर्फ सर्च कर रहे हैं। तो सर्चिंग जब भी लिखा आएगा तो वहां पे कीवर्ड तुम्हारा सर्चिंग से क्या आएगा, रिक्रूटमेंट। सर्च करना, स्टिमुलेट करना किसमें करा जाता है, रिक्रूटमेंट में किया जाता है, ठीक है। एचआरएम किससे ब्रॉडर है, स्टाफिंग से। एचआरएम में तो हम बहुत ज्यादा काम करते हैं, पर स्टाफिंग में तुम मेनली सिर्फ क्या करते हो, पहले रिक्रूटमेंट करते हो, फिर सिलेक्शन करते हो, फिर ट्रेनिंग करते हो, उसके बाद स्टाफिंग का काम खत्म हो जाता है। उसके बाद हर रोज एम्प्लॉइज को देखना, उनकी लड़ाइयां सॉल्व करना, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करना, उनको सोल्यूशन देना, वो सारा काम एचआरएम का होता है, जो कि स्टाफिंग का नहीं होता है। तो एचआरएम ब्रॉडर है स्टाफिंग से, ठीक है। स्टाफिंग इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ इंटरनल सोर्स। इंटरनल सोर्स क्या होता है, तुम अपने ही कंपनी के अंदर से ही लोगों को जो है ट्रांसफर कर देते हो या प्रमोट कर देते हो, उसकी लिमिटेशन इनमें से कौन सी नहीं है। उसकी लिमिटेशन क्या होती है कि एम्प्लॉइज लिथार्जिक हो जाते हैं, उनको लगता है आज उसकी प्रमोशन हो गई कल मेरी हो जाएगी। ये बहुत सस्ता भी है, ठीक है, लेकिन ये लिमिटेशन तो नहीं है। तो ये क्या एडवांटेज है, इंटरनल सोर्स की एडवांटेज है कि ये बहुत सस्ता है, ठीक है। ये एम्प्लॉइज की प्रोडक्टिविटी भी कम कर सकता है ऑब्वियसली, क्योंकि एम्प्लॉइज को लगेगा प्रमोशन तो मिल ही जाएगा ना मुझे। कंपटीशन भी कम हो जाता है क्योंकि एम्प्लॉइज को फिर से लगेगा मुझे तो प्रमोशन मिल जाएगा, ये कौन सा बाहर से किसी को रिक्रूट करेंगे, मुझे ही प्रमोट करेंगे, हो जाएगा। तो कंपटीशन भी कम हो जाता है, प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है, एफिशिएंसी कम हो जाती है, लिथार्जिक भी एम्प्लॉइज बन जाते हैं। ये तीनों चीजें लिमिटेशन है। कौन सी लिमिटेशन नहीं है, वो ये है कि इट इज चीपर, ठीक है, ये इसका एडवांटेज है। Dash refers to the process. Dash refers to the employee occupying the position or post for which the person has been selected. सिलेक्शन के बाद, सिलेक्शन के लास्ट में बेटा क्या होता है, प्लेसमेंट। जब तुम्हारी सिलेक्शन हो जाती है उसके बाद जब तुम जाके उस पोस्ट को ऑक्यूपाई कर लेते हो तो वहां पे तुम्हारी क्या होती है, प्लेसमेंट होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या करते हो, हम ये देखते हैं कि तुम्हारी क्या कैपेसिटी है डेवलप होने की, तुम्हारी क्या कैपेसिटी है लर्निंग न्यू स्किल्स की, क्या तुम नए स्किल्स को लर्न करते हो, क्या तुम डेवलप होते हो कि नहीं, और तुम फ्यूचर में कितना तुम्हारा सक्सेस स्कोर रहने वाला है। ये तीनों ही चीजें एप्टीट्यूड टेस्ट में देखी जाती हैं, ठीक है। तो अगेन तुम्हें एप्टीट्यूड टेस्ट से याद करना पड़ेगा फ्यूचर का सक्सेस स्कोर, नए स्किल्स, नया डेवलपमेंट तुम कितना कर पाते हो, वो एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं। तो आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज आंसर होने वाला है। आरपी इन्फोटेक डिसाइड्स टू अप्रोच दिस कॉलेज। जब भी कॉलेज में जाती है कोई कंपनी रिक्रूटमेंट के लिए तो वो मेरी क्या होती है, कैंपस रिक्रूटमेंट होती है। जब भी किसी कॉलेज का नाम आ जाएगा तो वहां पे मेरा कौन सा सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट होगा, हमारे पास कैंपस रिक्रूटमेंट होने वाला है। डैश वुड रिवील द नंबर एंड टाइप ऑफ एचआर अवेलेबल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वर्क फोर्स एनालिसिस करना पड़ेगा ताकि मुझे पता चल सके कितने लोग मेरी कंपनी में है, क्या टाइप ऑफ लोग मेरी कंपनी में, जिससे मैं ये पता कर पाऊंगी कि कितनी वैकेंसीज हैं और कितने और लोग मुझे अपनी कंपनी में चाहिए। डैश द प्रैक्टिस ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इज फॉलोड यूजुअली फॉर। देखो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि जो तुम्हारी कंपनी है, तुम अपनी कंपनी के बाहर तुम्हारे नोटिस बोर्ड पे तुम एक छोटा सा नोटिस लगा दोगे और उसमें लिख दोगे जो भी तुम्हारे पास वैकेंसी है, ठीक है। और जो भी कोई आता चलता फिरता कोई आएगा तुम्हारी कंपनी का नोटिस बोर्ड देखेगा, वैकेंसी पड़ेगा, अगर वो इंटरेस्टेड होगा तो वो कंपनी के अंदर आएगा, इंटरव्यू देगा, और अगर तुमने सिलेक्ट कर लिया तो तुम उसको रख लोगे। तो टेक्निकली यहाँ पे कोई भी बहुत ज्यादा स्किल्ड लोगों के लिए नहीं होता, क्योंकि स्किल्ड लोग या बहुत पढ़े लिखे लोग या बहुत हाई पोजीशन के लोग चलते फिरते नहीं आएंगे कि चलते फिरते आए, नोटिस बोर्ड पड़ा और ठीक है नौकरी मिल गई, नहीं। ये यूजुअली उन लोगों के लिए होता है जो अनस्किल्ड है, अनएजुकेटेड है, ठीक है। तो उन चीजों के लिए हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यूज करते हैं, जिसमें कंपनी अपने नोटिस बोर्ड पे बाहर नोटिस लगा देती है, चलते फिरते लोग नोटिस देखते हैं, आके इंटरव्यू दे देते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, कैजुअल वैकेंसीज, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड एम्प्लॉइज के लिए, ठीक है, सीनियर पोजीशन के लिए नहीं होता है।
हाईली एजुकेटेड लोगों के लिए नहीं होता है और बहुत ज्यादा स्किल्ड प्रोफेशनल्स टेक्नोलॉजिकल्स के लिए नहीं होता है। तुम यहाँ पे फिर से एक बार देख सकते हो, अगर तुम्हें नहीं भी पता डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या है, उसका क्या आंसर होना चाहिए, तो भी तुम एक चीज देखो, तुम्हें इन तीनों में सिमिलर दिखेगा। जो बहुत हाईली एजुकेटेड है वही सीनियर पोजीशन पे जाएगा, जो बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकली प्रोफेशनल है, मैनेजरियल पर्सोनल है, वो भी वही हाई पोजीशन पे, सीनियर पोजीशन पे जाएगा। अगर तुम इन चारों ऑप्शंस को पढ़ के देखोगे तो तुम्हें ऑड वन आउट लगेगा, ठीक है। अनस्किल्ड इज ऑपोजिट ऑफ हाईली एजुकेटेड प्रोफेशनल एंड सीनियर पोजीशन। तो ये तुम्हें ऑड वन आउट के बेसिस पे भी तुम जो है ये आंसर निकाल सकते हो, इवन इफ तुम्हें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं पता कि क्या होती है, ठीक है। डैश मेथड ऑफ ट्रेनिंग इज सुटेबल व्हेन एम्प्लॉइज आर रिक्वायर्ड टू हैंडल सोफिस्टिकेटेड मशीनरी। जब सोफिस्टिकेटेड मशीनरी को जो है हैंडल करना होता है तो आंसर क्या होता है, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग तुम्हें दी जाती है, जो कि क्या है, ऑफ द जॉब, जो कि ऑफ द जॉब वाली तुम्हारी ट्रेनिंग होती है। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग दी जाती है जब बहुत सोफिस्टिकेटेड मशीनरी तुम्हें हैंडल करनी होती है। इंडक्शन का मतलब होता है इंट्रोडक्शन करना, इंट्रोड्यूस करना तुम्हें कंपनी के साथ। इंटर्नशिप पढ़ने लिखने वाले बच्चे करते हैं पढ़ाई के साथ साथ, कॉलेज के साथ साथ। अप्रेंटाइसशिप जो है वो भी एक ऑन द जॉब प्रोग्राम होता है जिसमें तुम जॉब के ऊपर ही काम सीखते हो, अपने सीनियर को देखते हो, सीनियर को साथ में असिस्ट करते हो और उससे काम सीख लेते हो, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो है इन तीनों में ही कोई सोफिस्टिकेटेड काम नहीं होता। जब तुम्हें बहुत मुश्किल काम करना होता है तो वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग तुम्हें दी जाती है, जो कि ऑफ द जॉब होती है। जॉब से कहीं दूर तुम्हारे लिए जॉब के जैसा ही एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है, सेम मशीनरी, सेम टूल्स तुम्हें दिए जाते हैं और एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में तुम्हें काम सिखाया जाता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। डैश इज अ वेरी यूजफुल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर हायरिंग कैजुअल और बदली वर्कर्स टू हुम कॉम्पनसेशन इज प्रोवाइडेड ऑन अ डेली वेज बेसिस। कहते हैं कि जो हमारी लेबर होती है डेली वेजेस वाली, हायरिंग कैजुअल और बदली वर्कर्स, यानी कि जो डेली वेज लेबर होती है, उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए बेटा लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या होते हैं, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं। तुम्हें ये पढ़ के समझ आ गया होगा कि लेबर को हायर करने की बात हो रही है, और लेबर को हायर करने के लिए कौन होगा, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, जिनके थ्रू तुम लेबर को हायर कर पाते हो, ठीक है। Which of the following is associated with पर्सोनल मैनेजर, पर्सोनल मैनेजमेंट यानी कि ह्यूमन रिसोर्स की मैनेजमेंट से रिलेटेड इनमें से कौन सी चीज है, टारगेट ऑफ सेल्स पर्सन, फ्लो ऑफ कैपिटल, एब्सेंटिज्म रेट, इंडिविजुअल प्रोडक्शन। तो टारगेट ऑफ सेल्स पर्सन सेल्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड होगा, फ्लो ऑफ कैपिटल तुम्हारे फाइनेंस डिपार्टमेंट से रिलेटेड होगा, इंडिविजुअल प्रोडक्शन तुम्हारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिलेटेड होगी, एब्सेंटिज्म रेट होगा वो तुम्हारे ह्यूमन रिसोर्स के मैनेजर से, एचआर के डिपार्टमेंट से रिलेटेड होगा, ठीक है। ये सेल्स डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ये जो है तुम्हारे एचआर डिपार्टमेंट से रिलेटेड होगा। तो आंसर मेरा क्या होगा, ऑप्शन बी। स्टाफिंग फंक्शन इज अज्यूम्ड ग्रेटर इंपॉर्टेंस दीज डेज बिकॉज स्टाफिंग आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। क्यों, क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, कॉम्प्लिकेटेड बिहेवियर हो गया ह्यूमन बींग्स का, और साइज भी ऑर्गेनाइजेशन के बड़े होते जा रहे हैं। इन सभी रीजंस की वजह से आजकल जो है स्टाफिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है एज कंपेयर टू द प्रीवियस टाइम्स। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रन बाय द गवर्नमेंट आर रिगार्डेड एज अ गुड सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पे किस तरीके की पोजीशंस यूजुअली फिल करी जाती हैं, सीनियर पोजीशंस जो है यूजुअली एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू नहीं करी जाती है। सीनियर पोजीशंस के लिए यूजुअली बहुत कोई अच्छा सोर्स जो है, ठीक है, बहुत ही हाईली क्वालिफाइड सोर्सेज कुछ होते हैं, वहां से सीनियर पोजीशंस को रखा जाता है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस से नहीं रखा जाता। कैजुअल वैकेंसीज के लिए मैंने तुम्हें अभी बताया था डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बहुत अच्छा सोर्स रहता है। टेक्निकल प्रोफेशनल मैनेजरियल जॉब्स, देखो ये दोनों तो काफी फिर से तुम्हें लग रहा है कि सिमिलर हो गए, ये दोनों तो फिर से सिमिलर हो गए, ठीक है। तो ये दोनों नहीं आंसर होने चाहिए क्योंकि फिर से सिमिलर है। अनस्किल्ड एंड स्किल्ड ऑपरेटिव जॉब्स जो है ये मेरा आंसर बनेगा। इनके लिए जो है गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होते हैं, जो गवर्नमेंट रन करती है, इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पे जो लेबर है अनस्किल्ड और स्किल्ड वो जाके खुद को रजिस्टर करवा देती है, कंपनी भी खुद को रजिस्टर करवा देती है, और ये जो एक्सचेंजेस हैं ये कंपनी का डेटा लेबर को, लेबर का डेटा कंपनी को दे देती है, उनको मिलने में मदद करवाती है ताकि एम्प्लॉयज को नौकरी मिल सके और कंपनी को एम्प्लॉयज मिल सके, ठीक है। Under which training method both the technical institutes and the business organizations jointly impart training to their members। कहते हैं इनमें से कौन सा ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स और जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो दोनों साथ में मिलकर जो है ट्रेनिंग देते हैं अपने मेंबर्स को। तो टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स यहाँ पे उनका क्या मतलब है कि जो हमारे टेक्निकल कॉलेजेस होते हैं, ठीक है, जैसे कि आपके जो भी कॉमर्स के बड़े कॉलेजेस होते हैं नॉर्थ कैंपस के, उन सब में जो है इंटर्नशिप करवाई जाती है बच्चों को। जितने भी इंजीनियरिंग के, डॉक्टरी के कॉलेजेस होते हैं वहां पे बच्चे इंटर्नशिप करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जितने भी कॉलेजेस हैं और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन साथ में मिलकर ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो वो कौन सी होती है, इंटर्नशिप ट्रेनिंग, जहाँ पे बच्चे कॉलेज में जो है स्टडी करते हैं, थ्योरेटिकल स्टडी करते हैं, और प्रैक्टिकल स्टडी वो कहाँ पे जाके करते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जाके करते हैं। फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एप्लीकेंट। फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन हमारी क्या होती है, इंटरव्यू होती है, जहाँ पे तुम फेस टू फेस बैठ के बात करते हो।
परफॉर्मेंस अप्रेजल इज कंसर्न्ड विद, परफॉर्मेंस अप्रेजल किससे रिलेटेड होती है, परफॉर्मेंस अप्रेजल किससे रिलेटेड होती है, इवैल्यूएशन ऑफ करंट एंड पास्ट परफॉर्मेंस, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। देखो परफॉर्मेंस अप्रेजल आई थिंक तुम्हें समझ भी आ रहा होगा कि इससे रिलेटेड होगी। रिक्रूटमेंट में तो बस तुम्हें सर्च किया जाता है कि कौन अच्छे एम्प्लॉइज हैं, सिलेक्शन में तुम्हें सिलेक्ट किया जाता है, तुम्हारा टेस्ट लिया जाता है, इंटरव्यू लिया जाता है, फिर तुम्हें सिलेक्ट किया जाता है। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन में तुम्हें जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है कंपनी के साथ और तुम्हें तुम्हारी पर्टिकुलर जॉब की जो है पोजीशन वो दिखाई जाती है, ठीक है। यहाँ पे से किसी भी चीज में तुम्हारा अप्रेजल नहीं किया जाता। अप्रेजल किसके बेसिस पे किया जाता है, तुम्हारी करंट परफॉर्मेंस और तुम्हारी पास्ट परफॉर्मेंस चेक करी जाती है, कंपेयर किया जाता है कि तुम्हें कितनी इंप्रूवमेंट है, तुम्हारी क्या हमें पैसे बढ़ाने चाहिए कि नहीं, प्रमोशन करनी चाहिए कि नहीं, और फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जाता है। तो आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए, दैट इज इवैल्यूएशन ऑफ करंट एंड पास्ट परफॉर्मेंसेस, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन मुझे यहाँ पे क्या बोलता है, इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन फीडबैक जो है, फीडबैक का क्या काम होता है। तो देखो हमें पता है जब हम डायरेक्टिंग पढ़ते थे, डायरेक्टिंग के अंदर हम कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ते थे, कम्युनिकेशन का पूरा प्रोसेस पढ़ते थे, एंड कम्युनिकेशन के प्रोसेस में सबसे आखिरी में हमारे पास जो चीज आती थी वो होता था फीडबैक। कम्युनिकेशन क्या होता था, जिसमें एक पर्सन जो है वो दूसरे पर्सन से बात कर रहा है, एक पर्सन जिसके पास कुछ आइडिया है वो अपने आइडिया को एनकोड करता है, अपने आइडिया को एनकोड करके किसी एक मीडियम के थ्रू जो है रिसीवर तक भेजता है, रिसीवर उसको डिकोड करता है, अंडरस्टैंड करता है, एंड जब रिसीवर जो है उसको मैसेज मिल जाता है और वो मैसेज को अच्छे से डिकोड कर लेता है, अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेता है, तब हम बोलते हैं कि जो रिसीवर भैया हो तुम जाओ प्लीज हमारे जो सेंडर भैया हैं उनको फीडबैक दे दो ताकि उनको समझ आ जाए कि तुम्हें मैसेज मिल गया है, तुमने मैसेज को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है। तो हम फीडबैक से क्या कहना चाहते हैं, फीडबैक से हमारा एम क्या रहने वाला है, फीडबैक से क्या हमारा एम ये रहेगा कि सिर्फ अंडरस्टूड हुआ, क्या एम ये रहेगा कि सिर्फ मैसेज फॉलो हुआ या सिर्फ रिसीव हुआ, नहीं, फीडबैक से हमारा एम ये होगा कि मैसेज मिल भी गया है और मैसेज अंडरस्टैंड भी कर लिया है हमारे रिसीवर भैया ने। तो रिसीवर भैया हमारे जो सेंडर भैया हैं उनको क्या बोलेंगे कि हाँ जी मुझे आपका मैसेज मिल गया है और मैं आपका मैसेज समझ गया हूँ, इसी चीज को हम फीडबैक बोलते हैं। फीडबैक से सिंपल मतलब है कि जैसे मैंने क्लास में पढ़ाया, क्लास में पढ़ाने के बाद मैं पूछती हूँ कि क्या तुम सबको अच्छे समझ आया, तो अगर बच्चे बोलते हैं कि यस मैम समझ आया तो दैट इज अ फीडबैक, सेंडर को समझ आ गया कि रिसीवर ने सुन लिया और समझ लिया है, ठीक है जी। दूसरी चीज, लीडरशिप के बारे में पूछा गया है कि लीडरशिप के लिए इन चारों में से कौन सी चीज सही है, एक से ज्यादा चीजें भी सही हो सकती है या फिर कोई एक चीज भी सही हो सकती है। क्या मैं लीडरशिप के अंदर दूसरों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती हूँ, बिल्कुल सही बात है, तो वन तो मेरा होगा, तो मेरा आंसर ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता और ये भी, अरे मेरा तो आंसर सीधा ये निकल के आ गया, क्योंकि इसमें आंसर क्या होता है, जब भी मैं लीडरशिप करती हूँ, मैं लीडरशिप के अंदर अपने जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं जिनकी भी मैं लीडर हूं, मैं उनके बिहेवियर को एक पॉजिटिव तरीके से इन्फ्लुएंस करती हूँ, एक इस तरीके से इन्फ्लुएंस करती हूँ कि जो भी हमारा फाइनल गोल है हमारी कंपनी का, उस गोल को पूरा करने के टुवर्ड्स मैं अपने सबऑर्डिनेट्स के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती हूँ। तो वन तो आंसर होगा। मेंटेन बैड इंटरपर्सनल रिलेशन, अरे मैं बुरे रिलेशन क्यों बनाना चाहूंगी, इन्फ्लुएंस एम्प्लॉइज टू इनवॉलंटरीली, इनमें अलग तरीके से इनवॉलंटरीली जो है इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहूंगी। प्लानिंग में भी जो है हमारे लीडर हेल्प नहीं कर रहे, लीडर का सिंपली काम होता है कि उसके जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं, जितने भी जूनियर्स हैं, उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना, इस तरीके से इन्फ्लुएंस करना कि सारे सबऑर्डिनेट्स क्या करें, गोल टुवर्ड्स काम करने लग जाए, ठीक है। अगली चीज, इफ फैसिलिटीज फॉर स्मूथ क्लियर एंड टाइमली कम्युनिकेशन सच एज दिस एंड दिस, ठीक है, अगर ये सारी चीजें हमने जो है नहीं प्रोवाइड करी हैं, अगर हमने ये सारी चीजें नहीं प्रोवाइड करी हैं तो कम्युनिकेशन हैम्पर हो सकती है। अगर ये सारी फैसिलिटीज जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में होनी चाहिए, साफ सुथरी स्मूथ एंड क्लियर कम्युनिकेशन के लिए, अगर ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करी जाती है तो फिर हमारा कौन सा पर्टिकुलर बैरियर है, कौन सा पर्टिकुलर बैरियर है जो कि इनमें इसकी वजह से हमारा क्रिएट हो जाएगा। तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, सिमेंटिक बैरियर होता है कि हम जो है एनकोडिंग या फिर डिकोडिंग के स्टेज पे कुछ प्रॉब्लम कर रहे हैं। इसमें क्या होता है कि हम एनकोडिंग कर रहे हैं, जब सेंडर एनकोडिंग कर रहा है या रिसीवर जब डिकोडिंग कर रहा है, उस स्टेज पे कोई प्रॉब्लम कर रहा है। पर्सनल बैरियर होता है किसी एक इंडिविजुअल इंसान से रिलेटेड, किसी एक इंडिविजुअल इंसान से रिलेटेड, और साइकोलॉजिकल बैरियर होता है हमारे दिमाग का, हमारे माइंड से रिलेटेड, ठीक है जी। अब तुम ये चीज देखो, जो भी यहाँ पे ऊपर चीज है इससे इनकोडिंग डिकोडिंग पे कोई असर नहीं हो रहा, ये किसी एक बंदे की, एक इंडिविजुअल इंसान की जिम्मेदारी नहीं है कि वो मीटिंग्स और ये सब कुछ प्रोवाइड करे, ये किसी के दिमाग की भी गलती नहीं है कि हमारी मीटिंग नहीं हो रही, ये सब नहीं हो रहा, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट, ऑर्गेनाइजेशन की
जितनी भी फैसिलिटीज हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो ये हमारे ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में आता है, क्योंकि किसी इंसान इंडिविजुअल की नहीं, किसी के दिमाग की नहीं, या इनकोडिंग डिकोडिंग की गलती नहीं है कि तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी फैसिलिटीज नहीं है। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी फैसिलिटीज नहीं है, इसका मतलब है कि तुम्हारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वही खराब है। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर की यहाँ पे हमारे को बात हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग, कह रहे हैं इन सब में से डायरेक्टिंग का कौन सा प्रिंसिपल है। यूनिटी ऑफ कमांड, देखो यूनिटी ऑफ कमांड डायरेक्टिंग का भी एक प्रिंसिपल है, क्योंकि जब हम डायरेक्टिंग करते हैं तो हम उसमें ये चीज ध्यान रखते हैं कि यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो हो रही है, कि एक टाइम पे एक ही सीनियर जो है वही एक जूनियर को ऑर्डर दे रहा है, 2-3 सीनियर आके एक जूनियर को ऑर्डर नहीं दे रहे, एक टाइम पे सिर्फ एक ही सीनियर जो है ऑर्डर दे रहा है। यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो करी जाती है। हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, तो हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स भी हम रखते हैं। ऐसा नहीं है कि हर किसी का एक अलग गोल है, इसका अलग गोल है, इसका अलग गोल है, किसी और का कुछ और गोल है, सब अलग अलग गोल्स फुलफिल कर रहे हैं, अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स है, सबके इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हम नहीं सोचते। हम पूरी कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हार्मनी में कलेक्टिवली सोचते हैं। फॉलो थ्रू, हमारे जो है सबऑर्डिनेट्स जो है हमें फॉलो भी कर रहे हैं, हम हर चीज को सही से लेकर चल रहे हैं, हम इसमें चेक भी करें कि कुछ गलती नहीं हो रही, तो फॉलो थ्रू भी हम करते हैं। तो ये सारे ही बेटा जी हमारे क्या है, प्रिंसिपल्स हैं डायरेक्टिंग के। सो ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलो आगे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन मुझे बोलता है जॉब एनरिचमेंट में क्या होता है, इन सब में से कौन सी चीज है जो जॉब एनरिचमेंट में आती है। पहली चीज बेटा जी हमारा जॉब एनरिचमेंट क्या होता है, मोटिवेशन के लिए एक इंसेंटिव होता है, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव होता है। ठीक है, मोटिवेशन में हमारे पास इंसेंटिव्स होते थे फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। तो एक ये किस तरीके का इंसेंटिव है, ये एक नॉन फाइनेंशियल वाला इंसेंटिव है, जिसमें हम क्या बोल रहे हैं कि हमारे जो एम्प्लॉइज क्या होने चाहिए, देखो उनको जॉब में एनरिचमेंट मिलनी चाहिए। इसका क्या मतलब है, डिजाइनिंग जॉब्स विद अ ग्रेटर वेराइटी ऑफ वर्क कंटेंट। तो ये पहला ही हमें जो आंसर मिल गया ये सही मिल गया। ठीक है, हमें जो पहला ही आंसर मिल गया वो बिल्कुल सही मिल गया कि डिजाइनिंग द जॉब्स विद अ ग्रेटर वेराइटी ऑफ वर्क कंटेंट। देखो मतलब क्या है, अगर तुम सेम ही टाइप ऑफ काम किसी इंसान को करने को बोलोगे तो वो बहुत जल्दी उससे बोर हो जाएगा। वो ऐसा नहीं चाहेगा कि मैं दिन रात सुबह शाम रोज रोज एक ही काम करता रहूं। तो अगर तुम्हारी जो जॉब है उसमें अलग अलग वेराइटी ऑफ काम है, तुम कभी कुछ काम दे रहे हो, कभी कुछ दे रहे हो, कभी अलग अलग जगह पे उसको भेज रहे हो, तो जो एम्प्लॉय है वो बोर नहीं होगा, वो खुश हो रहा है, वो खुश रहेगा और वो खुशी से काम कर पाएगा। वो कंपनी को छोड़ने के बारे में नहीं सोचेगा, वो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड रहेगा, वो बहुत ज्यादा एफिशिएंटली काम कर पाएगा। तो यही चीज जॉब एनरिचमेंट बोलती है और यही एग्जैक्ट मतलब है जॉब एनरिचमेंट का। तो ये ऑप्शन बिल्कुल मेरी करेक्ट है। तो 1 तो सही है, तो ये दोनों तो नहीं हो सकते। ठीक है, एम्पावरिंग एम्प्लॉइज बाय गिविंग रिकॉग्निशन, अरे नहीं ये तो जॉब रिकॉग्निशन होता है, एम्प्लॉय रिकॉग्निशन होता है, सॉरी नॉट जॉब रिकॉग्निशन। ये क्या होता है हमारा एम्प्लॉय रिकॉग्निशन होता है, ये जॉब एनरिचमेंट नहीं होता है। तो मेरा ये आंसर भी नहीं, मेरा आंसर क्या होगा, ओनली 1। ठीक है, इन्वॉल्विंग एम्प्लॉइज इन डिसीजन मेकिंग, ये भी नहीं होता, ये इनिशिएटिव है कि तुम उनको इनिशिएटिव लेने दे रहे हो, डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व कर रहे हो, तुम उनको एक रोल प्ले करने दे रहे हो। ठीक है, ये भी नहीं होगा। प्रमोटिंग एम्प्लॉइज, ये तो प्रमोशन है, ये तो फाइनेंशियल इंसेंटिव है, ये भी बात हम नहीं कर रहे। हम किसकी बात कर रहे हैं, जॉब एनरिचमेंट की, जिसका मतलब ये होता है कि तुम्हारी जो नौकरियां हैं तुम उसको इंटरेस्टिंग बनाओ, इस तरीके का बनाओ कि लोग उसको करके बोर ना हो जाए। और एक तरीके का नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है मोटिवेशन करने के लिए। Govind Limited assured their employees that in spite of recession, no worker will be retrenched from the job। कह रहे कि वैसे तो रिसेशन है, रिसेशन का मतलब है कि हमारी जो है डिमांड कम होने वाली है मार्केट में, हमारे को लॉसेस होंगे कंपनी को, शायद हमारे को जो है बिजनेस को ऑफलाइन यूनिट जैसे बंद करना पड़ जाए, जैसे कोविड के टाइम पे हुआ था, चाहे कुछ भी हो जाए, बट इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग हैपनिंग हम तुम्हें तुम्हारी नौकरी से नहीं निकालेंगे, चाहे कंपनी को थोड़ा सा घाटा खाना पड़ जाए, पर एम्प्लॉइज को घाटा नहीं होने दिया जाएगा। नेम द टाइप ऑफ इंसेंटिव, यहाँ पे कौन से इंसेंटिव की बात हो रही है, कि यहाँ पे तुम्हारी जॉब को इंटरेस्टिंग बनाया जा रहा है, कि यहाँ पे तुम्हारी जॉब को इंटरेस्टिंग बनाया जा रहा है, नहीं बनाया जा रहा। ठीक है ना, क्या यहाँ पे तुम्हारी एम्प्लॉय की एम्पावरमेंट हो रही है, नहीं। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट तब होती है जब तुम उनको डिसीजन मेकिंग वगैरह लेने देते हो। ठीक है, क्या यहाँ पे तुम्हारी करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी है, तुम्हें नई कोई ट्रेनिंग दे रहे हैं, कोई प्रमोशन दे रहे हैं, कोई नई जॉब दे रहे हैं, कोई नई पोजीशन दे रहे हैं, ऐसा भी नहीं कर रहे हैं। हम तुम्हें क्या दे रहे हैं, जॉब सिक्योरिटी दे रहे हैं कि तुम्हें तुम्हारी जॉब से निकालेंगे नहीं। अगर तुम्हें ये बोल रहे हैं कि तुम्हें तुम्हारी नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, लॉन्ग टर्म तक तुम इसी नौकरी में रह सकते हो, तुम्हें एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करी जा रही है, तो वे फिर से नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है मोटिवेशन का, जिसका नाम क्या है, जॉब सिक्योरिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पर्सनल बैरियर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पर्सनल बैरियर। जैसे मैंने तुम पहले भी बोला, पर्सनल बैरियर का मतलब क्या होता है, किसी एक इंडिविजुअल पर्सन से रिलेटेड, पर्सन
और पर्सनल तुम अच्छे से याद रख सकते हो। पर्सनल मतलब पर्सन, किसी एक इंसान के रिलेटेड की, किसी एक इंसान की कोई अगर गलती है, किसी एक इंसान की वजह से अगर कुछ गलती हो रही है तो वो पर्सनल बैरियर में आने वाला है, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर क्या होता है, जब मेरी ऑर्गेनाइजेशन की, कंपनी की गलती है, किसी इंसान की गलती नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन के क्लाइमेट की, उसकी फैसिलिटीज की गलती है, इंसान की गलती नहीं है, ठीक है। तो मुझे पूछा गया पर्सनल बैरियर कौन सा इनमें से नहीं है, ठीक है। अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, एक इंसान बात नहीं करना चाहता, ये उसकी गलती है कि वो बात नहीं करना चाहता। एक इंसान डरता है कि उसकी अथॉरिटी को चैलेंज हो जाएगा, ये भी इंसान की गलती है। लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव, उस इंसान को, उस एम्प्लॉय को कोई इंसेंटिव ही नहीं मिला बात करने का, तो उसने बोला मैं तो बात करूंगा ही नहीं जब तक मुझे इंसेंटिव नहीं दिया जाएगा बात करने का, कोई चीज कम्युनिकेट करने का, तो उसने कम्युनिकेशन नहीं करी। तो ये तीनों ही टाइप्स जो है मेरे पर्सनल बैरियर के टाइप्स हैं। लेकिन अगर मैं देखो लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन, ये पर्सनल नहीं, ये हमारा क्या है, साइकोलॉजिकल है। ये हमारा क्या है, साइकोलॉजिकल बैरियर है कि तुम्हारे दिमाग में जो है तुम अच्छे से याद नहीं रख पाए, तुम्हारे दिमाग में तुम जो है अच्छे से उसको रिटेन नहीं कर पाए हो, तो ये क्या है, साइकोलॉजिकल बैरियर है। वेयर एज बाकी के जो तीनों है वो पर्सनल बैरियर के टाइप्स है। तो मेरा आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। डैश मीन्स द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सबॉर्डिनेट्स टू एक्ट इन अ डिजायर्ड मैनर, कह रहे तुमने अपने सबॉर्डिनेट्स को एक डिजायर्ड मैनर में काम करवाना है ताकि तुम अपने गोल्स को पूरा कर सको। सबॉर्डिनेट्स को डिजायर्ड मैनर में तुम तभी काम करा सकते हो जब तुम उनको मोटिवेट कर सकते हो। कम्युनिकेशन में तो तुम बात कर रहे हो, ठीक है। सुपरविजन में तुम ओवरसी कर रहे हो कि तुम्हारे एम्प्लॉयज अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। लीडर जो है आपको पाथ दिखाने का ट्राई करता है, आपको डायरेक्शंस देके कि तुम्हें काम कैसे करना है, ठीक है जी। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अप्रोप्रिएट ऑर्डर ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स अकॉर्डिंग टू अब्राहम मैस्लो। तो अब्राहम मैस्लो ने हमें क्या किया था, मोटिवेशन के लिए हमें हायरार्की ऑफ नीड्स बताई थी कि हम जो है अगर मोटिवेट करना चाहते हैं एक हायरार्की में मोटिवेट करेंगे, ताकि एक हायरार्की में क्योंकि नीड्स चलती हैं सबसे नीचे से लेकर सबसे ऊपर तक चलते हैं। सबसे नीचे हमारी बेसिक नीड्स होती हैं जो हमें चाहिए ही चाहिए जिंदा रहने के लिए, और उसके बाद हमारी जैसे जैसे हमारी नीचे वाली नीड्स पूरी होती जाती है वैसे वैसे हम इस पिरामिड में जो है ऊपर चले जाते हैं। सबसे पहले नीचे वाली, अगर वो पूरी हो गई तो उससे ऊपर, वो पूरी हो गई तो उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, इस तरीके से हमारी जो नीड्स चलती हैं। इन्हीं नीड्स का एक जो हायरार्की है हमें किसने बताया था, हमारे अब्राहम मास्लो ने बताया था। सबसे पहले क्या कहते हैं, सेफ्टी नीड्स नहीं, सबसे पहले आपको साइकोलॉजिकल नीड्स चाहिए होती हैं, फिजियोलॉजिकल नीड्स जो कि आपकी बेसिक रोटी कपड़ा मकान होती है, सबसे पहले आपकी वो होती है। तो पहले मेरे पास दो ही ऑप्शन बचे, नंबर 2 एंड नंबर 3, नंबर 2 एंड नंबर 4, सॉरी, ठीक है। इसके बाद हमारे को सेफ्टी चाहिए होती है, ठीक है। अभी मुझे सबसे पहले रोटी कपड़ा मकान चाहिए कि मुझे बस रोटी कपड़ा मकान मिल जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तो मैंने वो ले लिया। जब मुझे रोटी कपड़ा मकान मिल गया, मैं बोलूंगी अब मुझे सेफ्टी चाहिए कि रोटी कपड़ा मकान कभी मेरे से छिनेगा नहीं, ये तो मेरे पास हमेशा रहेगा ही रहेगा, तो मेरे पास सेफ्टी होगी। ये दोनों ठीक लग रहे हैं मुझे, ठीक है। फिर होगी एफिलिएशन नीड्स, एस्टीम नीड्स उसके बाद आती है। एफिलिएशन नीड्स का मतलब होता है कि अब मुझे रोटी कपड़ा मकान मिल गया और मुझे सिक्योरिटी भी मिल गई कि ये उम्र भर मेरे पास मेरा रोटी कपड़ा मकान रहेगा, कोई मेरे से छीनेगा नहीं। तो अब मेरा जो घर का जो भी नीड्स थी वो पूरी हो गई है। जब मैं अपने घर की नीड से बाहर निकलूंगा तब मुझे दिखेगा कि दुनियादारी भी होती है, तो तब मुझे चाहिए कि मेरे दोस्त भी बने, मैं किसी ग्रुप का हिस्सा बनूं, वो ग्रुप मुझे अपनाए, तब मेरी एफिलिएशन नीड्स शुरू होती है। जब मेरी वो पूरी हो जाती है फिर मेरी एस्टीम नीड्स शुरू हो जाती है कि अब मैं सिर्फ ग्रुप का हिस्सा नहीं बनना चाहता, अब मैं उस ग्रुप का लीडर बनना चाहता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो ग्रुप के लोग हैं ये सिर्फ मुझे एक्सेप्ट ना करें, इन सबसे बेटर बनूं मैं और इन सबका लीडर बनूं मैं, ये सारे मेरे अकॉर्डिंग चले, ये सब में इन सबके बीच में मेरा एक बढ़िया एटीट्यूड, मेरा एक बढ़िया ईगो, मेरा एक बढ़िया लेवल होना चाहिए इन सबके बीच में। एंड जब वो भी पूरा हो जाता है तो हमारे पास सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स आते हैं, जिसमें जो भी इंसान है वो ये चाहता है कि अब मुझे जितना सब मिल गया यही सब अब मल्टीप्लाई होता रहे, अब मुझे सब कुछ मिल गया है जिंदगी में, अब बस ये सारी चीजें कभी में से छिने नहीं और ये सारी चीजें ईयर ऑन ईयर मल्टीप्लाई होती रहें, ठीक है जी। तो मेरा आंसर यहाँ पे क्या होगा, नंबर 2। सबसे पहले हमारी बेसिक नीड्स आती है, फिर सेफ्टी की नीड्स, फिर ग्रुप के साथ एफिलिएशन की नीड्स, फिर एस्टीम नीड्स और फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स आती हैं। तो मेरा आंसर क्या होगा, ओनली ऑप्शन नंबर 2, ठीक है जी। बाकी के और भी कोई भी ऑप्शन हमारे पास सही नहीं है। फिर मेरे पास आते हैं एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन। इन चारों को मुझे इनकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन के साथ जो है मैचिंग इनका करना है, ठीक है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन देखो क्या है, एक एक करके देखते हैं। ए में जो है या तो 4 होगा या 1 होगा या 2 होगा, तो मैं सबसे पहले ए 2 देख लेती हूँ। अगर ए का 2 हुआ तो ये दोनों ऑप्शन हट जाएंगे, अगर ए का 2 नहीं हुआ तो ये दोनों ऑप्शन हट जाएंगे। तो मेरे पास बहुत अच्छा ऑप्शन है, मैं सीधा 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकती हूँ, ठीक है। सुपरविजन
क्या 2 से मैच खाता है। प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल, सुपरविजन में मैं स्टिमुलेट नहीं करती हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ और सिर्फ सुपरविजन में ओवरसी करती हूँ। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि गलत है। टू एक्शन टू अकम्प्लिश डिजायर्ड गोल्स, नहीं, मैं सुपरविजन में सिर्फ ओवरसी करती हूँ, मैं सुपरविजन में किसी को स्टिमुलेट तो नहीं करती हूँ। तो 2 ऑप्शंस तो मेरे कट हो गए। अब बचे ये दोनों ऑप्शंस, इन दोनों ऑप्शंस में देख लेते हैं हम हमारे पास क्या सही आंसर होना चाहिए। सुपरविजन या तो फोर्थ होगा या तो फर्स्ट होगा। अगर मैं फर्स्ट देखूं, इन्फ्लुएंसिंग पीपल, इन्फ्लुएंस भी नहीं करती हूँ बेटा सुपरविजन में, मैं सिर्फ देखती हूँ। तो मेरा आंसर क्या होगा, सुपरविजन ओवरसी करने का प्रोसेस होता है। तो मेरा आंसर सिर्फ ए से आ गया कि ए जो है हमारा करेक्ट आंसर है, कि ए का ऑप्शन 4 होना चाहिए। बी का 2 देख लो, बी का 2 होगा, मोटिवेशन स्टिमुलेट करता है, सही बात है। सी का 1 लीडरशिप इन्फ्लुएंस करता है, सही बात है। कम्युनिकेशन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज करता है, बिल्कुल सही बात है। तो मेरे पास आंसर क्या होगा, ए का 4, बी का 2, सी का 1, डी का 3। अब एक चीज याद रखो, यहां से एक चीज, इनके जो कीवर्ड्स हैं वो याद रखो। सुपरविजन में हम सिर्फ ओवरसी करते हैं और कुछ नहीं करते, कोई इन्फ्लुएंस स्टिमुलेट कुछ नहीं कर रहे, मैं कुछ नहीं सिखा रही, मैं बस उनको देख रही हूँ, मुझे और कोई लेना देना नहीं है कि मैं उनको सिखाऊं, उनको आगे बढ़ाऊं, गोल पूरा कराऊं, नहीं, मुझे बस ओवरसी करना है, मुझे और कुछ नहीं करना। मोटिवेशन में मैं स्टिमुलेट करती हूँ, कि मैं उनको मोटिवेट करती हूँ, एक तरीके से मैं उनको बढ़ावा देती हूँ कि हाँ तुम काम कर सकते हो और तुम काम करो, इस तरीके से काम करो कि तुम्हारा जो गोल है वो पूरा हो जाए, ठीक है। मैं इनको जो है एक्शन लेने के लिए स्टिमुलेट करती हूँ। लीडरशिप में हम क्या कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि तुम्हारा लीडर कितना अच्छा है, तुम्हारे लीडर की कितनी सारी अचीवमेंट्स हैं, वो ऐसा है, तुम्हें भी ऐसा बनना है। इन्फ्लुएंस कर रहे हैं टू स्ट्राइव विलिंगली फॉर द ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स। एंड कम्युनिकेशन तो तुम्हें समझ ही आ जाएगा कि जैसे आइडियाज एक्सचेंज हो रहे हैं, कोई बात हो रही है, ठीक है ना, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है, तो वो कम्युनिकेशन है, वो तो समझ आ ही जाएगा, ठीक है जी। चलो अगला मेरे पास आता है, डैश रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, काउंसलिंग, मोटिवेटिंग, लीडिंग पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। क्या तुम्हें ये नहीं लग रहा कि ये जो हमने ऊपर अभी अभी एलिमेंट्स पढ़े, यही सारे एलिमेंट्स तो है, मोटिवेशन है, लीडरशिप है, गाइडिंग, इंस्ट्रक्टिंग, ओवरसीइंग, ठीक है, ये सारी चीजें ही तो है। कह रहे हैं कि सारे डायरेक्टिंग की तो बात हो रही है, डायरेक्टिंग के ही एलिमेंट्स की बात हो रही है, ठीक है ना। तो जो एलिमेंट्स हमने अभी अभी ऊपर पढ़े हैं उन्हीं सब की तो यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है जी। नेम एलिमेंट ऑफ वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कौन सा होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। क्योंकि हम डायरेक्टिंग का चैप्टर कर रहे हैं तो वेरी हाई चांसेस है कि डायरेक्टिंग ही होगा। दूसरी चीज, जो एलिमेंट्स पूछे गए हैं तो एलिमेंट्स डायरेक्टिंग में ही हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो डायरेक्टिंग का ही बात कर रहे होंगे। डायरेक्टिंग का कोई एक एलिमेंट बताना है which refers to the process of making subordinates to act in a manner to achieve organization goals, जिसमें हम जो हमारे सबॉर्डिनेट्स हैं उनको ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को पूरा करवाने के लिए एक्ट करवा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या होना चाहिए, मोटिवेशन। मोटिवेशन में हम उनको क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स की तरफ मूव करवाने में, एक्ट करवाने में मदद करते हैं, ठीक है जी। चलो, इन अ कंपनी ऑल द एम्प्लॉइज आर गिवन इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी दी गई है, एम्प्लॉइज को रिवॉर्ड किया गया है, ठीक है, कंसिडरेशन, रिस्क टेकिंग एटसेट्रा, ठीक है। द नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, कहते हैं कि हमारे जितने भी एम्प्लॉइज हैं ऑर्गेनाइजेशन में, हम उन एम्प्लॉइज को इंडिविजुअल ऑटोनॉमी भी देते हैं कि तुम्हें जो है हम इंडिविजुअली पावर दे रहे हैं कि तुम अपना काम वाम कर सकते हो, और तुम्हें साथ में रिवॉर्ड भी किया जाता है अलग अलग चीजों के लिए। तो क्या तुम्हें अच्छा स्टेटस मिल रहा है, जी नहीं, अच्छा स्टेटस तब मिलेगा जब तुम्हारी प्रमोशन हो जाएगी, तुम्हें एक हायर जॉब मिलेगी या तुम्हें एक बेटर अच्छी कंपनी मिलेगी। जॉब एनरिचमेंट में तो जॉब को इंटरेस्टिंग बनाया जाता है, जॉब की बात नहीं हो रही है, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट की बात भी नहीं हो रही है। यहाँ पे बात किसकी हो रही है कि ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट ही इतना अच्छा है कि वहां पे तुम्हें सब कुछ मिल रहा है, ठीक है। देखो, अगर सिर्फ और सिर्फ ऑटोनॉमी की बात करी जाती तो शायद एम्पावरमेंट आ जाता कि तुम एम्प्लॉय को एम्पावर कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, तुम्हें ओवरऑल सब कुछ ही दिया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, रिवॉर्ड भी दिया जा रहा है, तुम्हारे रिस्क टेकिंग को भी देखा जाता है, तुम्हें कंसीडर भी किया जाता है, तुम्हें ताकत भी दी जा रही है, तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन ही पूरी अच्छी है। तो मेरा आंसर क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट ही यहाँ पर जो है वो मेरा एक नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव की तरह एक्ट करता है, ठीक है। अगली चीज, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज, लीडर की कौन सी क्वालिटीज हैं जिसमें ये बोला गया कि उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए क्लियरली एक्सप्लेन करने की कि उसके आइडियाज क्या है और लोगों को उसके आइडियाज अंडरस्टैंड करवाने की। तो बहुत सिंपल सी बात है, जब तुम्हें अपना कुछ भी एक्सप्लेन करना है और दूसरे को अंडरस्टैंड करवाना है तो वहां पे तुम्हारे कम्युनिकेशन की ही बात हो रही है, क्योंकि जब भी एक इंसान दूसरे इंसान को कुछ बताना चाहता है और दूसरे इंसान को कुछ अंडरस्टैंड करवाना चाहता है तो उस इंसान को सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी और किसी तरीके से वो अंडरस्टैंड करवा ही नहीं सकता, ठीक है जी। फुल यूटिलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल, full utilization of potential and capacity of employees can be seen in, कह रहे हैं कि ये हमारे पास 4 अलग अलग लीडरशिप स्टाइल्स हैं। इन सभी लीडरशिप स्टाइल्स में से कौन सा ऐसा लीडरशिप स्टाइल है जिसमें फुल्ली यूटिलाइज किया जाता है हमारे सबऑर्डिनेट्स के पोटेंशियल को, उनकी कैपेसिटी को। अगर मैं ऑटोक्रेटिक की बात करूं, ऑटोक्रेटिक में बिल्कुल भी यूटिलाइज नहीं किया जाता है, कोई पावर नहीं दी जाती है, सारी पावर लीडर के पास होती है, ठीक है। दूसरा हम पढ़ते हैं डेमोक्रेटिक स्टाइल, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है लीडर होता है,
सबऑर्डिनेट होता ही नहीं है। यहाँ पे लीडर भी होता है लेकिन सबऑर्डिनेट भी होता है, पर सबऑर्डिनेट की फुल कैपेसिटी को यूटिलाइज नहीं किया जाता है, ठीक है, फुल कैपेसिटी को यूटिलाइज नहीं किया जाता है। यहाँ पे उसको जो है कुछ हद तक पावर दी जाती है, कुछ हद तक जो पावर है वो लीडर के पास ही रहती है। बट ये सिर्फ फ्री रायन लीडरशिप में ही है कि फुल कैपेसिटी को यूटिलाइज किया जाता है, और यहाँ पे सिर्फ सबऑर्डिनेट होता है, यहाँ पे लीडर होता ही नहीं है। यहाँ पे पूरी तरीके से सबऑर्डिनेट को बोला जाता है कि तेरी जितनी पोटेंशियल है, जितनी कैपेसिटी, तो हर चीज को यूज कर और तो अकेले ही सारे काम कर, लीडर तुम्हें जो है देखने नहीं आने वाला है, ठीक है जी। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या रहने वाला है, फ्री रेन लीडरशिप, जिसको हम लेजिस्फेरे स्टाइल ऑफ लीडरशिप भी बोलते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन डायरेक्टिंग का करते हैं, फिर हम कंट्रोलिंग पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स ऑफ द एम्प्लॉइज आर सेटिस्फाइड बाय द नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन। नॉन फाइनेंशियल इनमें से कौन सी है, सॉरी, नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन इनमें से कौन सी नीड्स को पूरा करता है, आपके स्टीम नीड्स को, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स को, या एफिलिएशन नीड्स को। तो टेक्निकली नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन इन सबको ही पूरा करता है, क्योंकि नॉन फाइनेंशियल में तुम्हें अपनी ईगो सेटिस्फाई करनी है कि भाई मैं तो बहुत ज्यादा अच्छा हूं, मेरी तो बहुत रिस्पेक्ट है। तो तुम्हें अगर रिस्पेक्ट दी जाएगी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, तुम्हारे को जो है एम्प्लॉय को रिकॉग्निशन दी जाएगी, तुम्हारी स्टीम नीड्स पूरी होंगी, ठीक है। अगर तुम ग्रुप का हिस्सा बनोगे, तुम्हें जो है ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा क्लाइमेट मिलेगा जहां पे तुम्हें रिवॉर्ड भी किया जाता है, तुम्हें ऑटोनॉमी भी दी जाती है, तुम्हारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, तुम्हारी एफिलिएशन नीड्स जो है पूरी होंगी, ठीक है ना। तो तुम्हारी सारी की सारी ही जो यहाँ पे नीड्स है वो एक नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन से पूरी होती है। तो यहाँ पे तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए, ऑल ऑफ दिस। इसी के साथ डायरेक्टिंग को हम यहीं पे खत्म करते हैं। अब हम मूव ऑन करते हैं आगे कंट्रोलिंग के क्वेश्चंस के ऊपर। तो कंट्रोलिंग चैप्टर का सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, जो बोलता है इन अ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग की हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, फैक्ट्री वगैरह है हमारी, अगर वहां पे लेबर कॉस्ट 5% से इंक्रीज हो जाए, वो बड़ी ज्यादा हमारे लिए ट्रबल की बात है। इट इज मोर ट्रबलसम देन 15% इंक्रीज इन पोस्टल चार्जेस। देखो कह रहे हैं हमारी मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी के लिए क्या ज्यादा जरूरी होगा, पोस्टल चार्जेस या लेबर कॉस्ट। ऑब्वियसली बात है लेबर कॉस्ट, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में लेबर बहुत ज्यादा लगती होगी, वहां पे पोस्टल चार्जेस तो लगते ही नहीं होंगे। पोस्टल चार्जेस तो ऑफिस वाली कंपनीज के लिए यूज आते होंगे, जो मैन्युफैक्चरिंग की जगह सर्विस बेस्ड कुछ कंपनीज होती होंगी, ठीक है ना। मैन्युफैक्चरिंग में पोस्टल चार्जेस तो ज्यादा होंगे ही नहीं, तो पोस्टल चार्जेस बहुत कम होंगे, तो वो अगर 15% से भी बढ़ जाते तो हमें फर्क नहीं पड़ेगा। पर लेबर कॉस्ट हमारी ऑलरेडी बहुत ज्यादा होगी, वो क्योंकि हमारी ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, तो लेबर कॉस्ट अगर 5% से बढ़ जाती है तो हमारे लिए बहुत ट्रबल वाली बात क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें क्या बोला गया है कि हम जो है कुछ चीजों पर ही फोकस करेंगे। कौन सी चीजों पर फोकस करेंगे, जो हमारे की रिजल्ट एरियाज हैं, जो हमारे की रिजल्ट एरियाज हैं, हम सिर्फ उसी पे फोकस करेंगे, बाकियों पे फोकस नहीं करेंगे। यही बोलती है हमारी क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल की अप्रोच, कि हम सिर्फ ऐसी चीजों पे फोकस करें जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है हम उन चीजों को इग्नोर कर देंगे। उन पे थोड़ा सा भी कुछ ऊपर नीचे होता है, हम हर छोटी छोटी चीज में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम सिर्फ उन चीजों पे फोकस करेंगे जो हमारे की रिजल्ट एरियाज है, जिनके ऊपर जो है हमारा रिजल्ट बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, ठीक है। फिर आता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन रेफर्स टू। अब मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या है, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल हो गया, की रिजल्ट एरियाज के ऊपर बेस्ड होता है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। अब मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन ये बोलता है कि तुम ना ऐसे छोटी मोटी चेंजेस हो गई, ठीक है, वो तो दिन दिन भर में ना चलता रहता है कि थोड़ा सा ऊपर कुछ हो गया, थोड़ा सा नीचे कुछ हो गया, थोड़ा ऊपर नीचे चलता रहता है। अगर तुमने अपना ये स्टैंडर्ड सेट किया कि इस लाइन पे मेरा स्टैंडर्ड सेट है, तो तुम हर चीज पे नहीं बोल सकते कि अरे ये तो ऊपर हो गया नीचे हो गया, नहीं, ये तो ऊपर नीचे चलता रहेगा। तुम्हारा जो भी काम होगा वो एग्जैक्टली इस लाइन के ऊपर नहीं चलेगा, वो थोड़ा सा ऊपर नीचे चलता रहेगा। तो तुम हर छोटी छोटी चीज के लिए मैनेजमेंट को जाके तंग मत करो, तो मैनेजमेंट को उसी चीज के लिए तंग करो जब बहुत बड़ा एक हमें ऐसा डेविएशन देखने को मिलेगा। जब हमें एक बहुत बड़ा डेविएशन देखने को मिलेगा, सिर्फ तभी जाके तुम मैनेजमेंट को तंग करो, ऐसे छोटे मोटे डेविएशन के लिए तंग मत करो, क्योंकि ये तो डेली लाइफ में हमारे डेविएशन आते रहेंगे। तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या बोलता है, कंट्रोलिंग सिग्निफिकेंट डेविएशंस। तो यही चीज मैंने तुम्हें समझाई है, कंट्रोलिंग सिग्निफिकेंट डेविएशंस होगा। तो मेरा आंसर 1 वाला होगा, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। फोर्थ देख लो, फोर्थ होगा कि नहीं, कीप कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग। यही तो बोला है कि एक्सेप्शन से मैनेज करो, मैनेजमेंट करो सिर्फ एक्सेप्शन की, हर चीज की मत करो, क्योंकि अगर तुम हर चीज देखने लग जाओगे तो तुम कुछ भी देख नहीं पाओगे, ठीक है। तो आंसर मेरा क्या होना चाहिए, ओनली 1 शुड बी माई आंसर, ठीक है। Name the function of management which helps in the formulation of future plans in the light of the problems that were identified and thus helps in better planning for the future। कहते हैं फ्यूचर के लिए प्लान करने में हमें कौन मदद करता है, पास्ट की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके उनको ठीक करके फ्यूचर के लिए अच्छे से प्लान करने में कौन मदद करता है। तो ऑब्वियसली बात है कंट्रोलिंग। देखो प्लानिंग फर्स्ट फंक्शन है, तो प्लानिंग से पहले क्या हुआ होगा, लास्ट टाइम कंट्रोलिंग ही हुआ होगा, ठीक है। जब भी हम पहली बार प्लान करने बैठेंगे उससे पहले तो ऑब्वियसली हमारा लास्ट फंक्शन जो है कंट्रोलिंग का वही हुआ होगा, क्योंकि हमारा
साइकिल ऐसे ही चलते हैं, प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग करते हैं। कंट्रोलिंग करके हमने यहाँ पे जो भी हमने सोचा था वो चेक करेंगे कि क्या वो सही से हुआ या क्या वो सही से नहीं हुआ। अगर वो कुछ भी ऊपर नीचे हुआ, जो भी हुआ, हम उसको सही करेंगे और उसके सही करने के बेसिस पे वापस से प्लानिंग करेंगे, फिर वही ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग करेंगे। तो आंसर क्या होगा? कंट्रोलिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन प्री रिक्विजिट फॉर कंट्रोलिंग? कहते हैं ये सारे हमारे फंक्शंस हैं। इन सभी फंक्शंस में से प्री रिक्विजिट क्या है कंट्रोलिंग करने के लिए? इन सब में से कौन सा सबसे ज्यादा जरूरी है, जिसके बिना कंट्रोलिंग हो नहीं सकती? वो है हमारा प्लानिंग। क्योंकि प्लानिंग के स्टेज में हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं। उन्हीं स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे मैं चेक कर सकती हूँ कि क्या मैंने काम सही से किया या नहीं किया। प्लानिंग के स्टेज पे मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे 90% स्कोर करना है, ठीक है। अगर मैंने प्लानिंग ही नहीं करी, विच इज वाई मुझे पता ही नहीं कि मुझे 90% स्कोर करना था, तो अब मैं कंट्रोलिंग की स्टेज पे जाके चेक क्या करूंगी? चाहे मेरा 80% आए, चाहे मेरा 85% आए, चाहे मेरा 90 आए, चाहे मेरा 100 आए, चाहे कुछ भी आए, चाहे मैं फेल हो जाऊं, मैं कंट्रोल करते वक्त चेक कैसे करूंगी? क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं मुझे कितना लाना था, मुझे पता ही नहीं 80 अच्छा है या बुरा है। तो मुझे कंट्रोलिंग करने के लिए सबसे पहले प्री रिक्विजिट क्या चाहिए? प्लानिंग चाहिए, जिसमें मैं अपने ऑब्जेक्टिव्स, अपने स्टैंडर्ड सेट कर सकूं। फिर उन्हीं स्टैंडर्ड्स को कंपेयर करती हूं मैं कंट्रोलिंग के टाइम पे और डेविएशन फाइंड आउट करती हूं, और फिर मैं करेक्टिव एक्शन ले पाती हूं, ठीक है। एन एफर्ट टू कंट्रोल एवरीथिंग में एंड अप इन कंट्रोलिंग नथिंग। तो हर चीज कंट्रोल करने जाओगे तो कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। ये हमने क्या अभी पढ़ा है कि एक्सेप्शनल चीजों को ही कंट्रोल करो, हर चीज को कंट्रोल मत करो, एक्सेप्शनल चीजों को ही कंट्रोल करो। तो हाँ, तुम्हारे डेली बेसिस पे छोटे मोटे डेविएशन चलते रहेंगे तुम्हारे स्टैंडर्ड से, उसको कंट्रोल मत करने की कोशिश करो। जिस दिन बड़ा कोई डेविएशन आया, ठीक है, जिस दिन कुछ एक्सेप्शनल केस हुआ, सिर्फ उसी को पकड़ो। हर बात पे, छोटी छोटी बात पे मैनेजमेंट को तंग मत करो, ठीक है। अंडर कंट्रोलिंग फंक्शन डेविएशन कैन बी एनालाइज। डेविएशन को जी तुम कैसे एनालाइज करोगे? ठीक है, तो कंट्रोलिंग के अंदर हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम चेकिंग करते हैं हमारे जितने भी स्टैंडर्ड्स होते हैं, ठीक है, एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनके बेसिस पे हम चेक करते हैं कि हमारा जो एक्चुअल रिजल्ट आया वो क्या आया। मेरा एक्चुअल रिजल्ट आया 90, उसमें से मैं माइनस करूंगी जो मेरे एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड से, जो कि था 85। फिर मैं इससे डेविएशन निकालूंगी कि 5% का मेरा डेविएशन आया है। अब मुझे उन डेविएशन को क्या करना है? एनालाइज करना है। मैंने क्या करा? एक्चुअल रिजल्ट देखा कि मेरा एक्चुअल रिजल्ट कितना आ रहा है, ठीक है, 85। मैंने एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स को देखा, उन दोनों को माइनस किया, और यहाँ पे मैंने क्या किया? कैलकुलेट किया डेविएशंस को, या फिर मैंने क्या किया? फाइंडिंग आउट द डेविएशंस। मैंने कैलकुलेट करा डेविएशंस को। कैलकुलेशन की बात नहीं कर रहे, वो बात करें डेविएशन को। तुम जब एनालाइज करने जाते हो तो तुम डेविएशंस को एनालाइज करने के लिए क्या करते हो? डेविएशंस को एनालाइज करने के लिए तुम क्या करते हो? परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को सेट करते हो? अरे नहीं जी, ये तो तुम प्लानिंग के स्टेज पे कर लेते हो। मेजर करते हो एक्चुअल परफॉर्मेंस को? नहीं जी, वो भी तुम पहले कर लेते हो, उसके बाद डेविएशन निकालते हो और उसके बाद एनालाइज करते हो, तो ये भी तुम पहले कर लेते हो। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल करते हो और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन करते हो, ये सही बात है, तो ये तो होगा ही होगा। टेकिंग करेक्टिव एक्शन, करेक्टिव एक्शन तो एनालाइज करने के बाद लिया जाता है, तो ये पहले हो जाते हैं, ये बाद में होता है। डेविएशन एनालाइज करने के टाइम पे सीपीसी और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का यूज हम करते हैं। तो मुझे सीपीसी दिया है तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 3 मेरा आंसर हो जाएगा। कंट्रोलिंग क्या है? बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लुकिंग है। कंट्रोलिंग ना तो सिर्फ ये है ना तो सिर्फ ये है, दोनों में से कोई ना कोई एक तो है, इनफैक्ट दोनों ही है। कंट्रोलिंग क्या है? बैकवर्ड लुकिंग भी है। कंट्रोलिंग पहले पीछे देखती है कि प्लानिंग में हमने क्या प्लान किया था, और फिर कंट्रोलिंग फॉरवर्ड लुकिंग भी है। फॉरवर्ड के बेसिस पे जो है हम कंट्रोलिंग करते हैं कि अब आगे मुझे क्या चाहिए, उसके बेसिस पर मैं जो है करेक्टिव एक्शन लूंगी, ठीक है जी। कंट्रोलिंग इज नोन एज बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन। अब बैकवर्ड लुकिंग बोला क्यों जाता है? बिकॉज इट इज लाइक अ पोस्टमार्टम ऑफ पास्ट एक्टिविटीज। कह रहे तुम इसमें पास्ट एक्टिविटीज की जो है पोस्टमार्टम करते हो, बिल्कुल सही बात है। तुम पास्ट एक्टिविटीज का अंदर बाहर सब देखते हो कि ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, इसकी वजह से ये हुआ। देखो, जब भी तुम टेक करेक्टिव एक्शन करते हो, टेक करेक्टिव एक्शन करते हो, तो टेक करेक्टिव एक्शन तभी होता है जब पहले तुम डेविएशन को एनालाइज करते हो कि भैया जी मेरे कम नंबर आए तो क्यों आए। तुम एनालाइज करोगे अच्छे से। एनालाइज करने का क्या मतलब है? कि तुम एक तरीके से अपने पास्ट एक्टिविटीज का पोस्टमार्टम कर रहे हो कि मैंने क्या सही किया, क्या गलत किया, ठीक है। टू फाइंड आउट डेविएशन, इट एम्स एट इंप्रूविंग द फ्यूचर परफॉर्मेंस। डेविएशन फाइंड आउट करने के लिए तो फ्यूचर परफॉर्मेंस को नहीं मैं इंप्रूव करूंगी, डेविएशन फाइंड आउट करने के लिए तो मैं पास्ट परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करूंगी। ये मुझे थोड़ा सेंस नहीं बना रहा। इट रिलेट्स टू द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। अरे अगर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन के ऊपर रिलेट कर रहा है तो वो बैकवर्ड लुकिंग थोड़ी होगा, वो तो फॉरवर्ड लुकिंग होगा। फ्यूचर के रिलेटेड है तो फॉरवर्ड लुकिंग होगा, मुझे तो बैकवर्ड लुकिंग देखना है, तो पास्ट ही मेरा जो है यहाँ पे आंसर होगा। तुम वैसे भी देख सकते हो बैकवर्ड में क्या वर्ड आना चाहिए। मैं तुम्हें हर बार बोलती हूँ कि इंग्लिश की डिक्शनरी तुम्हारी बहुत यूज होने वाली है एमसीक्यूज में। बैकवर्ड और पास्ट सिनोनिम्स है, सही लग रहा है। बैकवर्ड और फ्यूचर गलत है, फ्यूचर गलत है, ठीक है। बैकवर्ड और फ्यूचर सेम नहीं है, एंटोनियम्स है, तो ये हो भी नहीं सकता, ठीक है। तो इंग्लिश की डिक्शनरी
डिक्शनरी से भी तुम बहुत आंसर सही कर सकते हो। सेटिंग अ स्टैंडर्ड टाइम से 6 आवर्स टू परफॉर्म अ टास्क, अगर तुमने 6 घंटे का स्टैंडर्ड टाइम सेट करा है किसी काम को करने के लिए, तो क्या वो डेविएशन का एनालिसिस है? जी नहीं। तुम यहाँ पे सेट कर रहे हो स्टैंडर्ड को, तो डेविएशन तो एनालिसिस नहीं है। क्या वो क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड है, क्या वो क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड है, या क्या वो दोनों है? अब तुम सोच के देखो, तुमने 6 घंटे का एक नंबर दिया है कि इतने घंटे में काम हो जाना चाहिए, क्या तुम यहाँ पे क्वालिटी की बात कर रहे हो? क्वालिटी का मतलब तो होगा कि तुमने कोई स्टैंडर्ड सेट किया और बोला इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड से प्रोडक्ट जो है मेरा वो मीट करना चाहिए। तुमने वो नहीं बोला, तुमने स्ट्रेट अवे एक नंबर दे दिया कि मुझे तो इतने टाइम में मेरा काम किया हुआ मिलना चाहिए। तो ये क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड है, क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है। डैश इज द प्रोसेस ऑफ एंश्योरिंग दैट इवेंट्स कंफर्म टू द प्लान। तुम्हारे जो इवेंट्स हैं वो प्लान्स के अकॉर्डिंग होने चाहिए। ये तुम कब करते हो? ये तुम कंट्रोलिंग में करते हो, ठीक है। प्लान्स तो प्लानिंग में बनाते हो, डायरेक्टिंग में डायरेक्शंस देते हो अपनी कंपनी के एम्प्लॉइज को, ऑर्गेनाइजिंग में तुम सारे कामों को डिवाइड करके अलग अलग डिपार्टमेंट्स में तोड़ते हो, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में रखते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या होगा? कंट्रोलिंग। Which of the following is not a step in the process of controlling? कह रहे कि प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग में इनमें से कौन सा स्टेप नहीं है? प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग क्या होता है? सर मुझे कंट्रोलिंग आता था। मैंने क्या तुम्हें शॉर्ट फॉर्म बताया हुआ है कंट्रोलिंग के प्रोसेस का? सर मुझे कंट्रोलिंग आती थी, ठीक है। तो SMCAT ये होते हैं हमारे कंट्रोलिंग के प्रोसेस, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है? सेटिंग द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। सबसे पहले सेटिंग द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड होता है, फिर measuring the performance, फिर comparing the performance, फिर analyzing the deviation और फिर taking corrective action। ये मेरे पास होता है। setting performance standard हो गया, तो ये तो मेरा काम है। comparing actual performance with standard ये भी हो गया। S और C तो मेरा कट गया, ठीक है जी। taking corrective action भी है, ठीक है। तो ये A for क्या ये है? देखते हैं। assignment of duties ये नहीं है। A से हमारा होता है analysis of deviation। assignment of duties कब करते हैं? हम organizing में करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये चीज नहीं है। मेरा आंसर क्या होगा? ऑप्शन C होने वाला है। ये कंट्रोलिंग के अंदर नहीं आता है। Today almost every business organization is computer monitoring as a part of their control system. Which point of importance of controlling कहते हैं? कौन से importance of controlling की बात करी गई है? Efficient use of resource की, जजिंग एक्यूरेसी की, अकम्प्लिशिंग गोल्स की, या फिर इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन की? कहते हैं आज की डेट में हर एक कंपनी में जो है कंप्यूटर मॉनिटरिंग सिस्टम है अपने कंट्रोलिंग सिस्टम के अंदर। अब कौन सी इंपॉर्टेंस की बात करी गई है? देखो इसका मतलब ये नहीं कि एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज कर रहे हैं। इनफैक्ट वो तो रिसोर्सेज नए लेकर आ रहे हैं कंप्यूटर मॉनिटरिंग सिस्टम की वजह से, वो तो नया रिसोर्स को ही लेकर आ रहे हैं, एग्जिस्टिंग रिसोर्स की बात नहीं हो रही। जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड, यहाँ पे एक्यूरेसी जज करने की भी कोई बात नहीं हो रही और गोल्स को पूरा करने की भी बात नहीं हो रही। यहाँ पे हमारे पास क्या है? एंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। तुम एक ऑर्डर इंश्योर कर रहे हो कि एक सिस्टमैटिक चीज बना रहे हो कि कंट्रोल सिस्टम में हमें कंप्यूटर मॉनिटरिंग हमें करनी है, तो एक प्रॉपर ऑर्डर मेंटेन तुम कर रहे हो, डिसिप्लिन मेंटेन तुम कर रहे हो, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल विच अ मैनेजर शुड कंसीडर व्हाइल डीलिंग विद डेविएशंस। डेविएशन से डील करते वक्त किसकी बात हमें करनी चाहिए? और मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ, डेविएशंस को जब एनालाइज करना होता है तो हम दो चीजें करते हैं, CPC एंड MBE, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, ये दो चीजें हम करते हैं। तो मेरा यही यहाँ पे आंसर भी होने वाला है, ठीक है। Which two steps in the process of controlling are concerned with compelling events to conform to the plan? हमें क्या कौन सा ऐसा स्टेप है मेरे कंट्रोलिंग के प्रोसेस में? इनफैक्ट कौन से ऐसे दो स्टेप्स है, विच टू स्टेप्स आर देयर इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, जो कि क्या कर रहे हैं? जो इवेंट्स को हमारे ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड प्लान, ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से ठीक करने की कोशिश में लगे हुए हैं। कोई दो ऐसे स्टेप्स हैं प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग में जो कि मेरे इवेंट्स को, जो भी मेरे होने वाले इवेंट्स हैं, उनको लगे हुए हैं ठीक करने में अकॉर्डिंग टू द सेट प्लान। मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, अरे अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करोगे तो तुम्हारा इवेंट ठीक थोड़ी हो जाएगा उससे, ठीक है, नहीं जी। एनालाइजिंग द डेविएशन, कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड, टेकिंग करेक्टिव एक्शन। अब एक एक करके देखते हैं मेरा आंसर क्या होने इनमें से वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे पास आता है मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। जब तुम मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस कर रहे हो तो तुम्हारा जो है उससे कोई प्लान के हिसाब से काम नहीं हो रहा, तुम तो सिर्फ मेजर कर रहे हो, तो वो नहीं होगा। तो ए ऑप्शन तो नहीं होगा, तो ये ऑप्शन तो मेरा कट हो गया, ठीक है। एनालाइजिंग द डेविएशन, एनालाइजिंग द डेविएशन में भी तुम प्लान के हिसाब से कुछ कर नहीं रहे हो, ठीक। कंपेयर कर रहे हो, जब तुम कंपेयर कर रहे हो तब तुम कंपेल करते हो इवेंट्स को प्लान के अकॉर्डिंग होने में, तब तुम एक्चुअल में चेक करते हो कि हाँ मैं 10% से पीछे हूं, और फिर जब तुम करेक्टिव एक्शन लेते हो तब भी तुम इवेंट्स को सही करने की कोशिश करते हो। तो मेरा आंसर यहाँ पे क्या होगा? C and D,
ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज की क्लास का एंड विल बी डन विद टॉप 30 एमसीक्यूज हमारे दोनों ही चैप्टर्स को मिला करके। द कंट्रोलिंग फंक्शन का एम क्या होता है? फाइंड आउट हाउ फार एक्चुअल परफॉर्मेंस डेविएट्स फ्रॉम स्टैंडर्ड। हमारा कंट्रोलिंग फंक्शन क्या चेक करना चाहता है कि हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस कितना दूर था स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से, जो कि बिल्कुल सही बात है। फाइंड आउट हाउ फार स्टैंडर्ड्स डेविएट फ्रॉम एक्चुअल परफॉर्मेंस। जी नहीं, स्टैंडर्ड्स नहीं डेविएट हो रहे, एक्चुअल परफॉर्मेंस डेविएट हो रहा है, ये तो उल्टा हो गया। इनिशिएट एक्शन बाय पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। जी नहीं, ये डायरेक्टिंग में होता है कि तुम लोगों को एक्शन लेने पे मजबूर करते हो। इंप्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज। ये भी डायरेक्टिंग में होता है, ये कंट्रोलिंग में नहीं होता है। ठीक है, जॉब सेटिस्फैक्शन और ये सब कुछ मोटिवेशन में आता है, कंट्रोलिंग में नहीं आता है। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या होगा? ओनली वन जो है मेरा एम होने वाला है कंट्रोलिंग का, कि तुम चेक कर रहे हो तुम्हारा जो एक्चुअल परफॉर्मेंस हुआ वो तुम्हारे स्टैंडर्ड से कितना ज्यादा डेविएट हो रहा था, इसका तुम यहाँ पे बात करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे खत्म होते हैं हमारे 8 के 8 चैप्टर्स के एमसीक्यूज। पूरी की पूरी बुक 1 यहाँ पे होती है जी कंप्लीट। अगर तुम्हें मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। नॉट जस्ट सीयूईटी के लिए बल्कि सीयूईटी के बाद भी तुम्हारे कॉलेज एंट्रेंस के लिए, हर चीज के लिए बहुत अच्छा कंटेंट हम यहाँ पे इसी चैनल पे पोस्ट करने वाले हैं। तो प्लीज हमारे को सपोर्ट करो, हमारे चैनल को कर लो सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में।